फैसल आर यू रेडी? किस चीज के लिए? फॉर द बजट। असली तो गरीब आदमी है, गरीब आदमी को बजट का क्या लेना देना है। टेलर से हुकूमत ने 54 अरब रुपया लेना था, जिसपे सिर्फ उन्होंने 30 लाख रुपया दिया। एज एन FPCCI कन्वीनर हमारा यही काम है कि हम सारे व्यूज़ जो हैं, जो बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन के हैं, वो गवर्नमेंट को लेके जाएं। आप दोनों की सैलरी पे टैक्स कम हो जाएगा, आई एम क्वाइट श्योर ऑन दैट। हमारा मुतालबा ये है कि हमें सजाए मौत से निकाल के उम्र कैद में दे दें। मुल्क की मईशत के लिए अहम दिन। नए माली साल का 17,600 अरब रुपए का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का इम्कान। दिफा के लिए 2,414 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद किए जाने का भी इम्कान। क्या अवाम बजट में कुछ अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं? जानिए प्रोग्राम में। बजट 2025-26 से तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलेगा या फिर तकलीफ? आमदनी पर टैक्सेस की शरह में कमी का इम्कान, लेकिन ये कमी वाकई खातिर खा होगी भी या ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर? प्रोग्राम में बताएंगे। माशी तरक्की में खातीन का किरदार न होने के बराबर। पाकिस्तानी लेबर फोर्स में खातीन का हिस्सा सिर्फ 23%। माशी तरक्की के लिए खातीन के किरदार में इजाफा नागुज़ीर, लेकिन हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है, जानने की कोशिश करेंगे। और मौसमियाती तब्दीली के बजट पर असरात। इक़्तिसादी सर्वे में ज़राई पैदावार में कमी का इंकशाफ अलार्मिंग है। हुकूमत को फौरी तवज्जो और हंगामी इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और मैं हूं सादिया सैमसन। मेरे साथ हैं सैयद फैसल करीम। अगर आप ईद की छुट्टियों से वापस आ गए हैं तो फिर जाग जाइए, क्योंकि आज है अहम दिन। टुडे इज द डे। और आज पूरे शो में, बल्कि पूरा दिन ही, हम अपने प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे होंगे बजट के हवाले से। आई रियली वांट टू आस्क यू फैसल, आर यू रेडी? किस चीज के लिए? फॉर द बजट एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस आफ्टर द बजट। असली तो गरीब आदमी है, गरीब आदमी को बजट का क्या लेना देना है? लेना देना? हाँ, लिटरली, क्योंकि जब इतनी तनख्वाह में इतना सारा ही कट जाए तो फिर फायदा क्या होता है ना। क्योंकि देखिए, हमें तो पता है, हमें बिजली में भी टैक्स, बिजली के बिल में भी टैक्स देना है, गैस में भी टैक्स देना है। अगर हम सुई से लेके हवाई जहाज का टिकट, हवाई जहाज का टिकट लेने की तो अब औकात भी नहीं रही है, लेकिन सुई से लेके अगर हम ट्रेन का टिकट भी ले रहे हैं तो हर चीज में हो सकता है कि आप बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको नहीं मिल रही हो लेकिन उसका भी टैक्स, जैसे कि पानी। अच्छा, बोल न्यूज़ ने कुछ डिटेल्स भी हासिल की हैं और आइंदा माली साल के अहम अहदाफ, ऐसे में बजट दस्तावेज हमारे पास है, वो हम आपको दिखाते हैं। और क्या है कि आइंदा माली साल जो तरसीलात ज़र का हदफ बताए हुए, तरसीलात ज़र ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है इस बार। तो वो हदफ जो है वो 39 अरब 43 करोड़ डॉलर से ज़्यादा रखने की तजवीज़ दी गई है और तखमीना 37 अरब 45 करोड़ डॉलर से ज़्यादा है। और बरामदात, जिस पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, वो 35 अरब 28 करोड़ डॉलर से ज़्यादा रखने की तजवीज़ की गई है और 32 अरब 85 करोड़ डॉलर से ज़्यादा होने का तखमीना लगाया गया है। और दरामदात का हदफ 65 अरब 21 करोड़ डॉलर से ज़्यादा रखने, जबकि दरामदात 58 अरब 30 करोड़ डॉलर से ज़्यादा होने का तखमीना भी लगाया गया है। तो ये इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में वाज़े बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में फ़र्क भी हम देख सकते हैं। अच्छा, माली साल का जो करंट अकाउंट खसारा है वो GDP का 8.5% रखे जाने का हदफ है और जो करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको कहते हैं वो 2 अरब 11 करोड़ डॉलर से ज़्यादा होने की तजवीज़ भी है। बिल्कुल। और रवा माली साल 1 अरब 52 करोड़ डॉलर करंट अकाउंट सरप्लस होने का तखमीना लगाया गया है, जबकि नए बजट में जो खिदमत यानी सर्विसेज की बरामदात 14 अरब डॉलर से ज़्यादा होने का हदफ है। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट देख लेते हैं बिफोर वी गेट इनटू द स्टीम। चलिए, ये तो वो मोटा मोटी फिगर्स थे जो हमने आपके साथ शेयर किए। इवन इट कम्स टू बजट, तो कोशिश हमारी ये होगी कि हम आवाम को उनकी ज़बान में समझाने की कोशिश करें कि आखिर उनके लिए इसमें क्या, जैसे कि सादिया ने मुझसे पूछ लिया, तो हम आप तक ये पहुंचाएंगे कि इसमें सैलरी क्लास के लिए क्या है और अगर कुछ है तो टैक्स उनका वो कुछ कितना ले जाएगा। उमर हयात हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से मौजूद है। उमर, वेरी गुड मॉर्निंग। और बजट डे है आज, तो कुछ रिलीफ, कुछ आसानियाँ सैलरी क्लास के लिए, सबसे पहले तो ये बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल और सादिया, आपको भी गुड मॉर्निंग और हमारे तमाम
देखने और सुनने वालों को भी गुड मॉर्निंग। आपने जैसे कि बात की कि बजट में आम आदमी के लिए क्या रिलीफ है या सैलरीड क्लास के लिए क्या रिलीफ है, तो गवर्नमेंट के पास इस वक्त 4 तजावीज़ जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने की है वो इस वक्त जा चुकी हैं। आज 4 बजे वफाकी काबीना का इजलास है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उसकी सदारत करेंगे और उसमें यह फ़ैसला होगा कि बजट में जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो है वो कितनी बढ़ेंगी। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि पूरा साल रवा माली साल वज़ीर ख़ज़ाना भी कहते रहे कि जो सैलरीड क्लास है उन पर टैक्स बर्डन बहुत ज़्यादा है और वज़ीर-ए-आज़म भी कई मरतबा कह चुके कि सैलरीड क्लास जो है उन पर टैक्सों का बोझ ज़्यादा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि IMF से कुछ तजावीज़ बनवा ली गई हैं, ख़ास तौर पर जो सैलरीड क्लास के का टैक्स है, इनकम टैक्स, उसको कम करने के लिए। जो हमारे पास इब्तदाई इत्तलात हैं उनके मुताबिक 5 लाख से नीचे जिनकी माहाना आमदन है उनको 2.5% जो है वो आइंदा माली साल जो है वो टैक्स में रिलीफ मिलेगा और जिनकी 5 लाख माहाना से ज़ायद आमदन है उनको ये रिलीफ शायद ना मिल सके, अभी तक की जो इत्तलात है। लेकिन आज जब तमाम अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी और फाइनेंस बिल जो है उसकी भी आज काबीना से मंजूरी के बाद उसको कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ज़ाना पेश करेंगे, तो उसमें ये पता चल जाएगा कि जो रिलीफ है वो कितने स्लैब्स को जो है वो मिला है, क्या तमाम स्लेब्स पर ये रिलीफ मिला है या फिर वही जो हमारे पास इब्तदाई इत्तलात थी कि 5 लाख माहाना तक के जो रखने वाले मुलाज़मीन हैं उनको ये रिलीफ। ठीक, किसी भी लोअर स्लैब को टैक्स छूट मिली है? बिकॉज हमने तो 50,000 से लेकर ऊपर तक वालों को टैक्स पे करते हुए देखा जो लास्ट ईयर बजट आया था। सो क्या 50,000 वाले को रिलीफ मिलेगा? बिकॉज ऑलरेडी 50,000 वाला तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा अपने घर के अखराजात वगैरह। सो वहाँ से क्या टैक्स छूट है या वो अभी तक हमारी टैक्स रेट में रहेंगे? देखिए, जो वर्किंग की गई थी इब्तदाई तौर पर उसमें ये कहा गया था कि जो 50,000 का जो स्लैब है यानी 50,000 से ऊपर जो इनकम है उसको टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर किया गया था। उसमें 2-3 तजावीज़ जो है वो सामने आई थी। एक तो ये तजवीज़ थी कि इसको 12 लाख कर दिया जाए या फिर इसको 10 लाख कर दिया जाए, यानी जिसकी 83,000 मंथली सैलरी है उस तक जो है वो एग्जाम्प्ट कर दिया जाए और उससे ऊपर टैक्स जो है वो लगाया जाए। अब जो है हम ये देख रहे हैं कि जो लोअर स्लैब है उसका जो टैक्स रेट है वो 5% था, उसको 1% करने की तजवीज़ है, यानी उसको कुछ रिलीफ दिया जा रहा है कि यानी 5% से अगर 1% कर दिया जाए तो एक नॉमिनल सा टैक्स होगा और फिर उसके बाद लेकिन अब ये हतमी चीज़ें नहीं हैं। आज ये तमाम चीज़ें डिस्क्लोज़ हो जाएंगी कि सैलरी क्लास का स्लैब क्या है, लेकिन जो तजावीज़ तैयार हुई थी वो यही थी कि जो 83,000 पर मंथ की इनकम है ये थ्रेश होल्ड एक बनाया गया था और उसमें पहले तो ये हम देखते थे कि 6 से 12 लाख, 12 से 24 लाख, 24 से 36 लाख इस तरह के स्लेब्स बनते थे। लेकिन इस दफ़ा एक और वर्किंग भी हुई थी और वो वर्किंग ये थी कि 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 लाख और इसी तरह इसी स्लेब्स पे जो हमारे पास मालूमात हैं उसके मुताबिक ये स्लेब शायद जो है वो आज इसकी अप्रूवल हो जाए। तो मुख्तलिफ वर्किंग्स थी और मुख्तलिफ वर्किंग्स IMF के पास भेजी गई थी और IMF से बातचीत के दौरान भी इस पर बात हुई, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आज क्लियरली डिस्क्लोज़ हो जाएंगी जब फाइनेंस बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद उस पर आज FBR की ब्रीफिंग भी होगी कि कौन कौन से टैक्स मेयर्स जो हैं वो लिए गए हैं, यानी सेल्स टैक्स में कौन से मेयर्स लिए गए हैं, इनकम टैक्स में कौन से मेयर्स लिए गए हैं और इसके साथ साथ जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है उसमें और फिर कस्टम्स ड्यूटी या एडिशनल कस्टम ड्यूटी, तो ये कौन कौन से मेयर्स लिए गए, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज डिस्क्लोज़ हो जाएंगी। अच्छा उमर, एक बहुत ही जो वरीसम बात है, ऑल्दो के वज़ीर ख़ज़ाना ने तो कल कहा कि जी 2023 का जो मनफी शरह नमू था उसको हम मस्बत में ले आए हैं, लेकिन एक परेशानी की बात है ज़राअत का अच्छा परफॉर्म ना करना, ग़ालिबन 0.1% या प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, सिर्फ इतनी ग्रोथ हो पाई है। वो मुल्क जो अब कहता है दुनिया को कि हमारी रीढ़ की हड्डी ज़राअत का शोबा है, उसमें अगर हम इतना कम प्रोग्रेस करेंगे तो इसका मतलब तो एक तो ऑलरेडी उस सेक्टर से टैक्स आता नहीं है, कम ग्रोथ, कम टैक्स, तो क्या वजूहात कुछ आइडेंटिफाई हो पाई हैं? कितना बुरा परफॉर्म किया एग्रीकल्चर सेक्टर ने?
देखिए, बात परफॉर्मेंस की अगर देखी जाए एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो उसमें दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि आपका जो है वो जो टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी, उसका एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कितना है। अब हमारे पास एग्जांपल है जो हमारे हमसाया ममालिक, ख़ास तौर पर चीन की, जहाँ पे नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है और उस नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो एक छोटी सी जगह से एक बड़ी क्रॉप जो है हासिल करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम देखते हैं कि हम वही एक कन्वेंशनल जो तरीक़ाकार है उसको अपनाते हैं, और हुकूमत की जानिब से भी जो किसानों को कर्ज़े दिए जाते हैं, वो कर्ज़े भी जो है वो इस शर्त के साथ नहीं दिए जाते कि आप इनोवेशन करें या कोई नई चीज़ लेकर आएँ, नई टेक्नोलॉजी लेकर आएँ, नई मशीनरी लेकर आएँ। लेकिन पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये भी है कि आपको मशीनरी की इंपोर्ट भी बहुत महंगी पड़ती है। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि आप मशीनरी इंपोर्ट करते हैं तो उस पर आपको कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी और फिर दीगर जो टैक्सेस हैं वो आपको देने पड़ते हैं। अब मसला ये है कि ज़राअत पर भी IMF के कहने पे टैक्स आयद कर दिया गया है। जिस तरह सैलरी क्लास के स्लेव्स हैं इनकम के, इसी तरह अब जो एग्रीकल्चर इनकम है इसके भी यही स्लेब जो हैं वो उनको IMF से उसकी बाकायदा तौर पे मंजूरी ली गई है और उसको 1 जुलाई से इन टैक्सेस को नाफिज कर दिया जाएगा। और इसी के हवाले से हमने ये देखा है कि सूबे पंजाब और सूबे सिंध की जानिब से इस पर थोड़ा बहुत हमें जो है वो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सूबे सिंध की जानिब से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। अभी जब NEC की मीटिंग भी हुई थी तो उसमें भी वज़ीर आला सिंध जो है वो मुराद अली शाह ने इस पर बात की थी। और दूसरा आपने बात की कि जो बड़ी फसलें हैं उनमें या इजाफा हुआ है और कुछ ऐसी फसलें हैं कि जिनमें कमी है जिसकी वजह से जो हमें ग्रोथ है कम नज़र आ रही है। लेकिन जो आपने GDP के नंबर्स की बात की कि गवर्नमेंट का 3.6% का रवा माली साल का हदफ था और 2.68% है, 2.7%। इस पर भी जो है हम देख रहे हैं कि जो मुआशी माहिरीन हैं वो एतराज़ उठा रहे हैं कि ये नंबर जो है वो या 1.5% है, लेकिन ये 2.68% नहीं है। अब जब सितंबर में हम देखेंगे NSC की मीटिंग होगी, नेशनल अकाउंट्स कमेटी की, तो उसमें हतमी एदाद शुमार का अंदाज़ा होगा। लेकिन इस वक्त जो मुआशी माहिरीन हैं जो इकॉनमी की ग्रोथ को बड़ा कीनली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो वो उनके ख़्याल में हुकूमत की जानिब से ये जो GDP का नंबर है 2.68%, ये जो है वो दुरुस्त नहीं है। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो हमारी पॉपुलेशन है उसमें बड़ा ग्रोथ है, और उस पॉपुलेशन के ग्रोथ की वजह से जो हमारी फ़ी कस आमदनी है वो मुतासर हो रही है। और इसी तरह दीगर चीज़ें जो हैं वो, जैसा कि हम इकनॉमिक सर्वे की बात करें तो हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन हमसे नहीं हो पा रही। वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं है कि हम उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सके बेहतर अंदाज से, और ताकि जो पाकिस्तान के अवाम हैं उनको जो है मुझे ये बताइए कि हमने अपने ओवरऑल टारगेट्स कितने मीट किए। लाइक फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जी GDP डिड हिट 2.7 लेट्स से, लेकिन हमारा टारगेट तो 3.6 था। वेयर एज एग्रीकल्चर में भी हम ज़्यादा परफॉर्म करना चाह रहे थे, हम छोटे बिजनेस को भी कितना ऊपर ले जाना चाह रहे थे। यानी वो टारगेट जो हमने हमने पेंशन्स पे बैक करने के लिए जो टारगेट सेट किया था कि हमें री इन्वेस्टमेंट्स करनी है, उन इन्वेस्टमेंट्स को हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है, हमने कैसे विफाक से इसका बोझ हटाना है, तो ये जो सारे हमने टारगेट सेट किए थे उसमें से हमने कितने अहदाफ हासिल किए, कितने में हम शॉर्ट रहे, ताकि ये पता चल सके कि जी जो भी टारगेट हुकूमत सेट करती है उसमें से कितना मीट करती है, लोग तवक्को क्या करें अब अगले वाले से। जी बिल्कुल सादिया, मेरे पास इस वक्त जो डेटा है, जो डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, और इसमें जैसा कि हमने देखा कि जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था रवा माली साल 3.6% और 2.7% जो है वो प्रोजेक्शन है करंट फिस्कल ईयर की, और आइंदा माली साल के लिए जो है वो 4.2% जो है वो टारगेट रखा गया है GDP का। इसी तरह अगर देखा जाए तो रवा माली साल का जो एग्रीकल्चर का टारगेट था वो 2% था, लेकिन हम इसको 0.6% यानी ये टारगेट भी हम अचीव नहीं कर सके। और आइंदा माली साल का हमने जो टारगेट रखा है वो 4.5% रखा है। और इसी तरह जो अहम फसलें, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, उनमें भी हमने, हमारा जो टारगेट था वो -4.5 था, लेकिन हम -13.5 पे हैं, और आइंदा हमने जो रखा हुआ है वो 6.7% रखा हुआ है। और इसी तरह दूसरी जो क्रॉप्स हैं उनका भी टारगेट हमने रवा माली साल जो है वो इसमें जो छोटी क्रॉप्स हैं
वो 4.3% का टारगेट था, यहाँ हम 4.8% पे हैं और 5 पॉइंट्स जो हैं 5 यानी 0.5 पॉइंट्स जो है वो हम ऊपर हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री की हमारी जो है वो 4.4% का टारगेट था और 4.8% है, और इसी तरह जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर का हमने टारगेट रखा हुआ है वो 4.3% है। तो इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग में हम थोड़ा सा लेग कर रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग में हमारा जो टारगेट था वो 4.4% था और अब हम 1.3% पे इस वक्त हैं, और आइंदा जो माली साल का हमने टारगेट रखा है वो 4.7% है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट हम अचीव नहीं कर सके हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो टारगेट था वो 3.5% हमने रखा था, और अब जो है वो हम -5% पे हैं, और नेक्स्ट फिस्कल ईयर में भी हमने इसका टारगेट जो है वो 3.5% ही रखा हुआ है। इसी तरह स्मॉल स्केल में हमने थोड़ी सी बेहतरी दिखाई है, 8.2% का टारगेट था और 8.8% यानी हम इसमें टारगेट से बढ़ गए हैं। और इसी तरह जो सर्विसेज का सेक्टर है उसमें भी हम अपना टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर सके हैं। 4.1% हमने टारगेट रखा था, 2.9% हम अचीव कर सके हैं, अचीव नहीं किया। हमारे साथ ही रहिएगा, वो हमने ठीक है उमर, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। अब हम शामिल कर लेते हैं सीनियर तजज़ियाकार एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, एंड आई होप कि आप ठीक होंगे। आई होप कि आप कॉफ़ी पी रहे होंगे, क्योंकि हम पी रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इस बार कॉफ़ी पे कितना टैक्स लगने वाला है, लेकिन चलिए ज़रा पहले मोटा मोटी बात कर लें। यस, ज़रा मोटा मोटी बात कर लेते हैं। एहतशाम साहब, वज़ीर ख़जाना ने कल अपने बयान में फरमाया है कि हम माइनस में थे 2023 में, हम ग्रेजुअली प्लस में आए 2024 में, और अब 2025 में भी हम प्लस में हैं। इसका मतलब ये कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हम हासिल कर रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में, यानी कि उन्होंने ये बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया कि आईसीयू से निकल के हम ऑपरेशन थिएटर में आ गए हैं, यानी कि इस बार भी ऑपरेशन तो आवाम का ही होना है ना। हाँ नहीं, ये अच्छा है फैसल जो आप बात कर रहे हैं। देखिए, बुनियादी सवाल इस वक्त यही किया जा रहा है कि ये हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी जो फिस्कल कंसोलिडेशन आई है, या जिसको हम कह सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, वो ज़ाहिर है अभी तो लॉन्ग वे टू गो। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा डिफॉल्ट की बातें हो रही थी, और फिर IMF का कर्जा नहीं हो रहा था, बीच में फिर हमारा 4 दिन का मार्का हिंदुस्तान के साथ भी हुआ। इस सारे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। पहली तो बात है कि एक मेरा ख्याल है आपके प्रोग्राम में, सिंस यू गाइस आर डूइंग अ वंडरफुल शो, तो मैं आपको बड़ी खबर से आपके प्रोग्राम में मैं शुरू करता हूँ। अभी आप देखें, थोड़ी देर पहले आपने दिफा के बजट की बात की फैसल और सादिया, कि 2.4 ट्रिलियन का ये रुपीस का हमारा बजट होगा दिफा का। अब बड़ी खबर इसमें मैं आपको ये दूं कि इसमें पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपनी तरफ से कहा है कि जी मैं 1000 अरब रुपया यानी 1 ट्रिलियन रुपया एडिशनल मैं पंजाब के बजट से मैं दिफा के लिए दूंगी। अभी देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि अपने सूबे एक ढेला नहीं देते अपनी जेब से, उल्टा हुआ NFC अवार्ड के चक्कर में सारा का सारा आप देख लें 60% वो वसाइल ले जाते हैं, 40% रह जाता है आपका मरकज के पास। और मुझे याद है कि 2010 में जब ये NFC अवार्ड हुआ था गवादर में, तो मैं वहाँ मौजूद था। वहाँ पे फिर वो बाद में जब इतना 1 गो में 9% शेयर बढ़ा दिया गया, तो हफीज शेख साहब ने उस वक्त कहा था, वज़ीर खजाना थे, कि NFC के 7वें अवार्ड के बाद सूबे अमीर हो गए हैं और मरकज गरीब हो गया है। तो उस सारे तराए में देखें तो ये मरियम नवाज का 1 ट्रिलियन रुपया एडिशनल दिफा के लिए रखना है, बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी खबर इसमें ये है सादिया, कि ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को ब्लैंक चेक दे दिया है कि जी दिफा के कॉन्टेक्स्ट में आपको जितने पैसे चाहिए हम आपको देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह जंग में हमने हिंदुस्तान को मार लगाई है, तो अब ये बनता है कि हम अपना दिफा को मजबूत करने के लिए मैक्सिमम रिसोर्सेज जो है ना वो अफवाज पाकिस्तान के लिए दें, जो दिए जा रहे हैं। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। पंजाब बड़ा सूबा होने के नाते 1 ट्रिलियन रुपया एडिशनल देगा, तो बहुत बड़ी बात है। अब आ गया सवाल आपका अपना जो है, देखें नॉर्मली तो हमने फैसल यही देखा कि हर बजट के वक्त जो है ना वो वज़ीर ख़जाना बाकी लोग जो है ना बयान बड़े बड़े देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो आप दोनों सवाल पूछ रहे हैं कि आपके लिए मेरे लिए, और वो जो इस वक्त 48% के करीब लोग हैं गुर्बत की निचली सतह पे चले गए हैं, उनका क्या बनेगा, सैलरी क्लास का क्या बनेगा। तो उस सारे मामले को देखते हुए एक चीज़ और अच्छी है, वो ये है कि देखिए पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान प्रोग्राम जो है ना उसके लिए 4000 अरब रुपए रखे गए हैं। अगर इस पर कट ना लगाएगी, जो नॉर्मली में हमने देखा है जब भी बजट का खसारा होता है, बेल्ट टाइटनिंग करनी होती है, तो पहली
कैजुअलिटी हमारा PSDP होता है। तो ये $114 बिलियन का जो ऑल टाइम हाई PSDP पे रखा, इससे उम्मीद है कि ये इस पैसे को ढंग तरीके से खर्च किया जाएगा, गुर्बत के खात्मे के लिए कुछ होगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए भी देख लें 700 अरब रुपया रखा गया, तो जाहिर है ये अगर सही हाथों में जाएगा, लोगों को मिलेगा, तो कुछ लोगों को रिलीफ मिलेगा। अब अगला सवाल ये है कि जी टाइम तो बड़ा लगना है। अभी तो ये है कि आप अब जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं, ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन अगर बरकरार रखता है, और माजरत के साथ ये हमें मानना पड़ेगा फैसल के IMF का डंडा सर पे ना हो, तो हम शायद वो वुड नॉट बी बिहेविंग। हमें जिस तरह अपने अखराजात हमने बढ़ा दिए हैं, अब होना तो चाहिए है कि हुकूमत का साइज कम हो, जो नहीं हुआ। अभी देख लें, ये भी एक नई बात है कि 1000 अरब रुपए का इस वक्त बजट हमने कम पेश किया है पिछले माली साल के मुकाबले में। अब ये 17 ट्रिलियन का बजट है, जिसमें आप देख लें, आप जिसमें आप सबसे ज्यादा आप 14,000 अरब जो है ना, वो 14 ट्रिलियन का रेवेन्यू है, इससे हासिल करना है। तो इसमें नए टैक्सेस भी लगने हैं डेफिनेटली, उसका बोझ आप पे, मुझ पे, आम आदमी में पड़ेगा। सैलरीड क्लास के लिए कोई इतनी अच्छी मुझे खबर नहीं लग रही। 10% तो तनख्वाह बढ़ाने की बात है, लेकिन आप देख लें पाकिस्तान के अवाम जितना पैसा आपने मैंने दिया है, पहले माली साल के 10 माह में हमने 432 अरब रुपया हमने दिया है सैलरी क्लास ने। इसके मुकाबले में अगर मैं मिफ्ता इस्माइल को फैसल कोट करूं, अगले दिन प्रोग्राम में कह रहे थे कि रिटेलर से एक जुमला प्लीज गो ऑन, रिटेलर से हुकूमत ने 54 अरब रुपया लेना था, जिसमें सिर्फ उन्होंने 30 लाख रुपया दिया है। तो उस लिहाज से तो कोई इतनी अच्छी खबरें नहीं, आप देखते हैं। बिल्कुल यही रोना है, रिटेलर हो जाए, हमारा दीगर सेक्टर हो जाए जो टैक्स नहीं देते फिर देते हैं। तो जब आपने बात करी ली, हमारे साथ ही रहेगा एहतिशाम साहब, और हम बात कर लेते हैं अब, क्योंकि सैलरी क्लास की बात हुई रही है। तो नासिर हुसैन साहब मेंबर सैलरी क्लास अलायंस पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद है। नासिर हुसैन तैबानी साहब। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम ये सुन रहे हैं कि शायद 5 लाख से ऊपर वाले जो हैं उन पे इस बार बिजली गिरेगी, 5 लाख पर मंथ से नीचे वालों पे इतनी बिजली नहीं गिरेगी। क्या होप्स हैं इस बार सैलरी क्लास को? पिछले साल तो सैलरी क्लास ने कईयों ने अपना 30%, 45% तक टैक्स दिया है। सो व्हाट आर वी होपिंग दिस ईयर नाउ? जी बहुत शुक्रिया वो न्यूज़ नेटवर्क का, हमें मौका दिया अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए। देखें, होप्स तो रहती हैं, पिछले साल भी रही थी कि जब बजट में गवर्नमेंट पिछले 3 साल से इतने टैक्स बढ़ा दिया है कि सैलरी क्लास की कलेक्शन जो 75 अरब रुपए 2019 में होती थी, वो 500 अरब रुपए को क्रॉस कर चुकी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस मुल्क में GDP 2.5% से बढ़ रहा हो, 2% से बढ़ रहा हो, वहाँ पे सैलरी क्लास की कलेक्शन अगर 50% से बढ़ रही है, तो इसका मतलब है वो सारा इम्पैक्ट रेट का है। तो हमारी होप्स तो पिछली दफ़ा भी थी कि रियलिस्टिकली गवर्नमेंट चीज़ों को कंसिडर करके टैक्स रेट को रैशनली हर सेक्टर के लिए बढ़ाएगी जो भी इनकम कमा रहा है, चाहे रिटेलर हो, होलसेल हो, एक्सपोर्टर हो, एग्रीकल्चर हो, सब। लेकिन सैलरी क्लास पे पिछले 3 साल में टैक्स तकरीबन 30 से 40% बढ़ा है। तो हमारा ये मुतालबा है कि कम से कम 1 लाख महाना इनकम वाले को एग्जाम किया जाए, टैक्स क्रेडिट बहाल किया जाए, या टैक्स ऑन टैक्स जो 10% सरचार्ज है वो ख़त्म किया जाए। तो कुछ तो न्यूज़ आ रही हैं कि जो मिनिमम थ्रेशोल्ड 150,000 का है उसको कम किया जाएगा, उसको बढ़ा के तकरीबन 1 लाख रुपए तक लेके जा रहे हैं, और जो टैक्स रेट है उस पर 2.5% तक की कमी होगी। और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि जो 10% सरचार्ज है उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। अच्छा नासिर साहब, ज़रा ये बताइएगा, हम अक्सर बात करते हैं कि जी 40,000 तनख्वाह हो गई, 37,000 तनख्वाह हो गई एंड सो ऑन, लेकिन कोई भी ये कैलकुलेट नहीं करता कि जो 40,000 कमा रहा है, जो 37,000 कमा रहा है, वो 2-3 बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजर बसर कर रहा है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे यहाँ सैलरी की लो क्लास जो है ना, यानी ये नहीं तय होता कि मिनिमम वेज कितना होना चाहिए। तो क्या जो सैलरीड अलायंस है पाकिस्तान का, वो इसके ऊपर कोई बात कर चुका है गवर्नमेंट से कि भाई आप किस बुनियाद के ऊपर ये मिनिमम वेज रखते हैं? नासिर साहब, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है सर? उमर हयात हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। उमर, द प्रॉब्लम इज़ ये, यकीनी हमारे तो बात होगी जब नासिर साहब से इससे बात करेंगे, बट क्या आपने खुद ये एक एनालिसिस किया है, क्या कैलकुलेट कर पाए हैं कि जितना भी इन्फ्लेशन हम कह रहे हैं कि नीचे आया, इन्फ्लेशन नीचे तो आया, लेकिन उसका मेरे घर तक कितना असर पड़ा? क्या उसकी कोई कैलकुलेशन सामने आई है कि जो आम ज़रूरत की अशिया होती है जिनको हम ख़रीदते हैं, उनसे मेरा बजट कितना ऊपर या नीचे गया इन्फ्लेशन के नीचे आने से?
जी बिल्कुल सादिया, देखें इन्फ्लेशन तो नीचे आई है, लेकिन जिस तरह ड्रास्टिकली ऊपर गई थी वो उस तरह हम देख रहे हैं कि अब नीचे आई है, लेकिन नंबर्स शायद ये ना हों जो गवर्नमेंट क्लेम करती है। और इन्फ्लेशन नीचे आने की जो वजूहात हैं उनमें अगर देखा जाए तो आपकी जो सब्ज़ियाँ हैं वो सस्ती हुई हैं, आटा सस्ता हुआ है। और आटा इसलिए सस्ता हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट पहले गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान करती थी, लेकिन अब जो है वो गवर्नमेंट जो है वो बोरोइंग नहीं करती, मतलब ख़रीदारी नहीं करती गंदम की, तो जिसकी वजह से अब आम मार्केट के अंदर जो है वो गंदम फ़रोख्त हो रही है और सस्ते दामों फ़रोख्त हो रही है। और फिर आटा जो है वो सस्ता हुआ। कुछ दालें ऐसी हैं जो महंगी हुई हैं, लेकिन कुछ दालें ऐसी हैं कि जो सस्ती हुई हैं, तो इससे जो इम्पेक्ट है वो पड़ रहा है। और दूसरी जानिब अगर हम फ्यूल प्राइसेस को देखें तो वो भी, उनके अंदर भी एक स्टेबिलिटी हमें नज़र आ रही है, कभी 1 रुपया कम और कभी 1 रुपया ज़्यादा, या कभी हम देखते हैं कि उनको बरकरार रखा जाता है, तो इसकी वजह से भी एक स्टेबिलिटी हमें मार्केट के अंदर नज़र आ रही है। लेकिन जो एक और बड़ा है कि जो मकानों के किराए हैं या दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनमें अगर हम देखें तो इजाफ़ा हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो महंगी हुई है, अगरचे रेट्स जो हैं वो फ्यूल प्राइसेस वो जो है बरकरार हैं या इतना बड़े पैमाने पर फ्लक्चुएट नहीं कर रही, लेकिन जो आम आदमी है उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना होना भी एक बहुत बड़ा इशू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आपने बात की कि जो गवर्नमेंट है वो टैक्स इम्पोज कर रही है, लेकिन असल मसला ये है कि इस साल भी जो इकनॉमिक सर्वे पेश किया गया उसमें 5.8 ट्रिलियन यानी 5,840 अरब रुपए की जो है वो टैक्स एग्जम्पशंस हैं, और ख़ाली 4,200 अरब रुपए की जो टैक्स एग्जम्पशन है वो सेल्स टैक्स की हैं। 800 अरब की जो एग्जम्पशंस हैं वो तकरीबन इनकम टैक्स की हैं, और तकरीबन 750 अरब रुपए की जो एग्जम्पशन है वो FED की हैं। तो ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि हुकूमत जो ये कहती है कि हमने जो टैक्सेबल है उसको हम टैक्स कर रहे हैं, लेकिन ये जो एग्जम्पशन हमें नज़र आ रही हैं ये एग्जम्पशन सेल्स टैक्स की मद में जो एग्जम्पशंस हैं, हमें तो हर चीज़ जो भी चीज़ हम परचेज़ करते हैं हम उसमें हम 18% GST देते हैं, उसमें फिर और लेकिन गवर्नमेंट हमें जो सेल्स टैक्स एग्जम्पशन वो एग्जम्पशन हो गई। दूसरी बात ये कि अगेन मैं नासिर साहब के पास दोबारा आना चाहूँगा। नासिर साहब, एक तो हो गई एग्जम्पशन वाले मामला, चलिए उसको एक तरफ रखें, क्या एज अ सैलरी क्लास में अलायंस को हट के भी आप जब अपनी नौकरी के 27वें 28वें दिन जब सैलरी आती कट कटा के आती है और जब आप सड़क पे निकलते हैं और आपके बराबर से शू करके कोई प्रॉपर्टी डीलर, कोई रिटेलर, कोई फला ढिमका उस तरह का बंदा निकलता है जिसके पास गाड़ी भी बड़ी है, जो अफोर्ड भी कर सकता है, और फिर आपके जहन में आता है कि अगर ये टोबैको सेक्टर का है तो ये टैक्स इवेडर है, अगर रिटेलर है तो टैक्स इवेडर है, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर है तो टैक्स इवेडर है, क्या सैलरीड क्लास का हौसला नहीं टूट रहा आहिस्ता आहिस्ता करके कि एक ही मुल्क वहाँ दो निज़ाम कैसे चल सकते हैं कि मैं 8-9 घंटे अपनी ज़िंदगी के दूँ भी, और फिर मैं बिजली पे भी टैक्स और सारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बाद फिर मैं मेन टैक्स जो अपनी इनकम टैक्स है उससे एक बहुत बड़ा हिस्सा दे दूं, और फिर जब मैं देखूं कि इसी मुल्क के दूसरे तबकात वो टैक्स इवेडर्स हैं, उनसे कोई पूछता नहीं है, करोड़ों रुपए के टैक्स नादहिंदा हैं, तो फिर हमारा हौसला टूट नहीं रहा नासिर साहब आहिस्ता आहिस्ता करके? बहुत अच्छे आपने सवाल किया है और बहुत अच्छे पहलू की निशानदेही की। देखें, इस मुल्क के तमाम शहरी हैं, हमें पता है जैसी भी मुल्क के हालात हैं, जैसी सहूलियात हैं, हमें इस मुल्क की तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन देना है, चाहे वो एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले हों, बिजनेसमैन हो, होलसेल हो, रिटेलर हो या सैलरीड क्लास के लोग। तो इक्विटेबल टैक्सेशन होना चाहिए और सहूलियात भी उस हिसाब से मिलती हैं। और ये बात बिल्कुल अब फैक्ट्स एंड फिगर्स के थ्रू वाजे हो चुकी है कि इस मुल्क में डायरेक्ट टैक्सेशन देने सबसे बड़ा जो रोल है सैलरी क्लास वालों का है। आप खुद सोचें ना, 11 महीनों में फिगर 500 रुपए पर पहुंच चुकी है। पिछले साल ये फिगर 368 बिलियन थी, यानी कि 200 रुपए ज्यादा कलेक्शन हो जाएगी जब ये माली साल खत्म होगा, जबकि जब ये टैक्स रेट बढ़ाए गए तो कहा गया था सिर्फ 75 रुपए एक्स्ट्रा कलेक्ट। तो सैलरी क्लास से आप 200 रुपए ज्यादा कलेक्ट कर रहे हैं और रिटेलर, होलसेलर और एक्सपोर्टर मिला के 200 रुपए नहीं दे रहे। तो बताइए किस तरह का इंसाफ है? किस मुल्क के बराबर के शहरी हैं, हम चाहते हैं कि हम भी टैक्स अपने ड्यू टैक्स दें, लेकिन ये नहीं हो सकता एक ही सेक्टर पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। जैसे आपने बिल्कुल निशानदेही की, सैलरी क्लास वालों के लिए इस वक्त अपना घर हासिल करना नामुमकिन हो गया। आप जो बताएं कि इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन है, इतने ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो कहाँ से सेविंग करेगा? उसके साथ साथ
क्या हमें ट्रांसपोर्ट की सहूलत मिल रही है हुकूमत की तरफ से? क्या हमें सेहत और तालीम की क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है? नहीं। ये सारी चीजें भी लोग अपने पैसों से खर्च कर रहे हैं। तो जब हमें अपनी तनख्वाहों में से इतने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस देने हैं, हाई यूटिलिटी कॉस्ट देनी है, हाई फ्यूल कॉस्ट देनी है, और फिर ये भी सारे खर्चे करने हैं, तो सेविंग्स तो ना होने के बराबर है, क्योंकि तनख्वाह एक हद तक ही बढ़ेगी, वो भी अगर किसी कंपनी का हालात अच्छे ना हो तो नहीं बढ़ेगी। ये गवर्नमेंट की तरह नहीं कि हर साल आपको गारंटीड रेज भी मिलेगा, ऐसा नहीं होता प्राइवेट सेक्टर में। तो आप सोचें, लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, जिसके रिजल्ट्स सामने है कि लोग कितनी बहुत ही तेज रफ्तारी के साथ इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इस मुल्क को चलाने वाले अच्छे लोग छोड़कर जा रहे हैं, और फिर हमारी हुकूमत मुल्क में इन्वेस्टमेंट की बात करती है, बिल्कुल सही करती है, लेकिन आप मुझे बताएं उस इन्वेस्टमेंट को कौन मैनेज करेगा? जब इस मुल्क में काबिल एग्जीक्यूटिव्स नहीं होंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, अकाउंटेंट्स, प्रोफेशनल, वो सब छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा टैक्स और बेनिफिट नहीं है। तो आप मुझे बताएं इस मुल्क में कौन कंपनीज को देखेगा, कौन ब्यूरोक्रेसी को देखेगा, कौन जुडिशरी को देखेगा? सर माय क्वेश्चन अगेन, जब दूसरे मुल्क के बजट आते हैं तो हम देखते हैं कि जी वहाँ कोई मिनिमम वेज रखी गई है। अब वो मिनिमम वेज वही वाली बात कि वो प्राइवेट सेक्टर पर भी इक्वली अप्लाई हो रही होती है, एक तो चीज़। दूसरी चीज़ ये, उसमें यह कैलकुलेट किया जाता है कि जी 4 लोगों की फैमिली या 3 बच्चों के साथ 2 लोगों की फैमिली का खर्च कितना होगा, जिसमें उनका रेंट इतना होगा, उनकी यूटिलिटीज़ इतनी होंगी, क्योंकि प्राइस कंट्रोल लिस्ट लगती है, हर चीज़ सही तरीके से बिकती है, उसी प्राइस पे वो बिक रही होती है, एजुकेशन फ्री है, दीगर चीज़ें आप कैलकुलेट करके। हमारे यहाँ क्या पैमाना है मिनिमम वेज डिसाइड करने का, और वो मिनिमम वेज जब किसी प्राइवेट सेक्टर पर भी इक्वली अप्लाई नहीं होती, सो आप लोगों की क्या कोई तजवीज़ गई है इस हवाले से कि भाई प्राइवेट सेक्टर वाला इतना पैसा देता है, चाहे वो 50 ही क्यों ना कमा रहा हो, आप उसको क्या दे रहे हैं? जी बिल्कुल, जब जो मिनिमम वेज सेट होती है उसके साथ पूरी जो सीपीआई की बास्केट के अलावा भी कैलकुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि देखिए सीपीआई की बास्केट में हर चीज़ की मखसूस वेटेज है, जो मेरे ख्याल में हर इलाके, हर एक किसी गांव, किसी छोटे कस्बे और शहर के हिसाब से बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है शहर में मेडिकल और एजुकेशन में वो ज़्यादा खर्च कर रहा होगा, जो कि इस मिनिमम वेज में उसके लिए गुजारा करना मुश्किल है। उसके साथ साथ अगर हम मिनिमम वेज की बात करते हैं, जैसे तमाम दुनिया के और मुल्कों में भी आर्ली रेट्स होते हैं वेजेस के या महाना रेट होते हैं, इनके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी चल रही होती है। तो मुतालबा हमारा सैलरी क्लास का यही है कि मिनिमम वेज को बढ़ाया जाए, और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उनको प्रॉपर सपोर्ट करने की है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, उस सबसे पूरी सपोर्ट की जाए, ताकि लोगों के लिए अपने किचन और अपने बजट चलाना मुश्किल हो, अपने बच्चों को आला तालीम दिलाना उनके लिए पॉसिबल हो सके। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया नासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, एंड होपफुली हम आने वाले कुछ घंटों में कुछ अच्छी खबर सुन सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एहतिशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे और हमें अपडेट करते हैं। उमर हयात भी हमारे साथ रहेंगे। हम बजट के हवाले से तो लेडीज एंड जेंटलमैन बात करते ही रहेंगे, मुख्तलिफ सेक्टर्स पे भी हम बात करेंगे कि कौन सा सेक्टर था कि जिसको हमने नज़रअंदाज किया कि जो हमें मजीद अच्छा कर सकता था। लेकिन एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक उस पर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और बात कर लेते हैं अब उन मामलात पर जिस पर बात करना शायद ख़वातीन को पसंद है, बट आई पर्सनली सी कि फैशन एंड स्टाइल एंड मेकअप एंड एवरीथिंग इज़ वन ऑफ द थिंग्स जहाँ पर अब वो इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार ख़वातीन बाउंडेड नहीं है। हाँ अब नहीं है ख़वातीन बाउंडेड। हाँ, एंड आई पर्सनली थिंक कि अब सबको ये होता है। ऑल्सो देयर लॉट ऑफ जो रिटेलर्स हैं, जब हम ख़वातीन की बात करते हैं उनकी नीड्स की, they are taken care by men who are taking care of importing them and selling them again and all that। तो मेरे ख्याल में वो भी एक एंगल ये, हाँ इसमें एक एंगल ये भी है कि हम बात करते हैं किसी, हम अपने आईटी बरामदात बेच के डॉलर्स ला सकते हैं, हम अपनी ज़राअत के प्रोडक्ट्स बेच के ला सकते हैं। हमारी जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पाकिस्तान की वो कहाँ स्टैंड करती है, तो इसी पे हम बात कर लेते हैं। FPCCI से ज़हरा जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़हरा अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो अच्छा चले, एक खबर तो ये है, हमें शायद पता चल रहा है कि शायद इस बार इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म हो जाएगी। एक अच्छी खबर, नीचे आ जाएगी एंड नीडेड चीज़ थी, क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर जो बजट आया वो हर चीज़ पे 40% ऑफ कॉस्मेटिक्स पे बढ़ा दिया गया और 20% ऑफ ऑन परफ्यूम्स ऑन इम्पोर्ट्स। अच्छा, उसमें एक चीज़ ये है कि हम हमारी बिल्कुल वी शुड प्रमोट पाकिस्तानी। आई एम ऑल्सो वेयरिंग पाकिस्तानी बिकॉज हमारी चीज़ें बहुत हसीन होती हैं डेफिनेटली, लेकिन उसमें बहुत एक नीड है कि हम जो परसेंटेज है उसे कम करें।
और ये सुनने में भी आ रहा है शायद कि जो बजट आएगा वो थोड़ा सा रिलीफ फराहम करेगा, तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखने की ज़रूरत है। एक तो जब हम ये बात करते हैं कि जी ख़वातीन का मेकअप, तो वो सिर्फ ख़वातीन लगाती नहीं है, उससे जुड़े हुए बहुत सारे छोटे बड़े बिजनेसेस भी हैं। जैसे कोरोना के बाद से मैंने नोटिस किया कि बहुत सारी ख़वातीन उन्होंने स्मॉल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बिजनेसेस शुरू किए, चाहे वो ई-कॉमर्स हो या घर में चीज़ें बेचने का बिज़नेस हो, और उसमें मेकअप प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा उठाया। लेकिन फिर उसी के बाद हमने देखा कि मेकअप के इंपोर्ट के ऊपर एक बड़ा टैक्स लगा। उसके बाद हमने देखा कि आपकी जो लोकल प्रोडक्ट है वो उठना शुरू हुई। बहुत सारी लोकल ब्रांड्स हैं जो कि सस्ती हैं, लोग उन्हें ख़रीदते हैं, अप्लाई कर रहे हैं और उनको डेली यूज़ भी कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि क्या हमारी क्वालिटी ऐसी है कि जो हमारी लोकल मार्केट है कम से कम उसके अंदर उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया जा सके और उसकी सेल आपको नज़र आए? अच्छा देखिए, इसमें कुछ फैक्टर्स डेफिनेटली हैं जिसे हमें देखना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ कि क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट्स की हम और अच्छी कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। इस चीज़ पे हम सेमिनार्स भी होल्ड करते हैं ऑन अगर उसमें कोई कैंसरस एलिमेंट्स तो नहीं है प्रोडक्ट्स, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो आप उसे आगे जाके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बट फॉर दैट वी नीड टू डू अ लिटिल बिट ऑफ मोर इम्प्रूवमेंट, स्पेशली हमारा जो कॉस्मेटिक्स का और स्किन केयर की जो प्रोडक्ट्स हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोरोना के बाद जो है बहुत सारी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कह लें वो भी बहुत पॉपअप हुए हैं। इसके अलावा लॉट ऑफ ब्रांड्स हैव ऑल्सो कम आउट। इसमें जो सबसे मेरे ख्याल से अभी जो अगर हम एक्सपोर्ट की तरफ देखें तो वो होगा ऑयल्स हमारी जो हैं, बिकॉज हमारे जो ऑयल्स हैं वो इट हैज़ अ लॉट ऑफ आयुर्वेदिक इस तरह के हर्बल वैल्यू है और वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। उसमें आई थिंक वी आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब और इसको हम पाकिस्तानी मार्केट में भी बहुत ज़्यादा इसे बढ़ा सकते हैं आराम से। और आपको पता है अब पूरी दुनिया में एक ऑर्गेनिक का शौक और एक समझ जो है वो आती चली जा रही है। तो ये चीज़ कर सकते हैं कि आप उसको उससे स्टार्ट करें इन एक्सपोर्ट वर्सेस इम्पोर्ट। और दूसरा ये है जैसे आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट, उसमें एक इशू ये भी आया है कि रॉ मटेरियल्स जैसे है मिसाल के तौर पे वो कितनी चीज़ों के बाहर से ही आ रहे थे। बाहर का मतलब इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी तो उसमें बहुत मसला बिल्कुल हुआ है, स्पेशली पार्लर्स एंड इस तरह की जो कॉस्मेटिक की कुछ हैं जिसमें आपको चाहिए फ़िलहाल ना बाहर से कुछ सामान। एंड हेल्दी कंपटीशन भी एक अच्छी चीज़ है, उससे ये कि हम इंशाल्लाह और सीखेंगे और ग्रो करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये दोनों फैक्टर्स देखे जाएँ। आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कैसा है, कहाँ पर जो कि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि जी वेमेन एम्पावरमेंट को हमने वेमेन को ज़्यादा फ़रोग देना है, उनको बिज़नेस तक ले आना है या उनको अगर वो इकॉनमी में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, तो क्या रिलीफ इस फील्ड में स्पेसिफिकली जो आपने पिछले 5 सालों में देखा हो कि चीज़ें कैसे ऊपर और नीचे आई हैं, उसके हिसाब से रिलीफ मिलना चाहिए ताकि इस बिज़नेस को ना सिर्फ पाकिस्तान में परवान चढ़ाया जा सके बल्कि इंटरनेशनली भी, क्योंकि हम अपनी सर्विसेज भी बेचते हैं दूसरे मुल्कों में जाके, वेयर स्किन केयर इज़ कंसर्न्ड एंड एवरीथिंग। तो फिर क्या करें अभी? ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसमें बहुत सारी जगहों पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और की भी जा सकती है। इसमें गवर्नमेंट के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि हमें अगर टैक्स रिबेट्स और इस तरह की कुछ ईज़ेस मिलें तो उसमें ये होगा कि लोग और काम कर सकेंगे और इस तरह से और आगे आ सकेंगे। स्पेशली जैसे आप कह रही हैं कॉटेज इंडस्ट्री या जो लेडीज़, जो औरतें जो वुमेन एम्पावरमेंट में काम कर रही हैं, जो अपने घर के उसमें होते हुए जो काम शुरू किया है, तो उसमें उनको थोड़ा सा हेल्प की डेफिनेटली ज़रूरत है। बिकॉज़ आप देखिए कोई भी काम जब शुरू करते हैं तो थोड़ा सा आपको एक इन्वेस्टमेंट का अमाउंट चाहिए होता है और ज़ाहिर उसके लिए टाइम भी चाहिए होता है। तो वो एंगल तो घर से हो सकता है कि ज़रा सा थोड़ा सा टाइम ख़वातीन को दिया जाए ताकि वो भी अपने इस तरह के कामों में और आगे आ सकें। हमारी गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किस हद तक, क्योंकि हर चीज़ तो गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट कर पाती है, लेकिन जो दूसरे मुल्कों में हम देखते हैं जहाँ भी छोटे बिजनेसेस को फ़रोग दिया गया है, अगर उसमें ख़वातीन की या यूथ की इन्वॉल्वमेंट चाहिए गई है तो उसमें किया कुछ यूँ गया है कि आपने उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आपने उन लोगों को छोटे कर्जे दे दिए या ऐसे प्लेटफॉर्म्स दे दिए जहाँ से लोग ट्रेन हो गए बिजनेस शुरू करने के लिए। इस चीज़ की जी आप ये बिल्कुल सही कह रही हैं, इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है हमें कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट आए। बिकॉज़ आपको पता है इकॉनमी ओवरऑल जो है
हमें बहुत बेहतरी की ज़रूरत है और बहुत इश्यूज़ आ रही हैं फैमिली स्ट्रक्चर में, स्पेशली आप अगर आएँ तो इनकम और ये सब से रिलेटेड बिज़नेस, स्मॉल बिजनेसेस में बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े बिजनेस में भी इश्यूज़ हैं, तो छोटा जो बिज़नेस वूमन है या बिज़नेस मैन है उसको तो फिर बहुत ज़्यादा ही है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट हो। इसमें ज़रा एक और भी चीज़ है, कॉस्मेटिक्स जो है वो अब जस्ट वेयरिंग अ मेकअप से चीज़ें बहुत अब आगे बढ़ गई हैं। अब मशीनरीज लाई जा रही हैं और इस तरह की इफ़ यू कॉल देम सर्जरी, अगर आप उनको कहते हैं तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो अब रॉ मटेरियल से लेके उन मशीनरीज तक क्या गवर्नमेंट से अपील करेंगी कि वो उन चीज़ों में क्या क्या या तो छूट दी जाए या कुछ आसानियाँ पैदा की जा सकें, ताकि हमारी ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो कंट्रीब्यूट कर सके टुवर्ड्स द जीडीपी एंड टुवर्ड्स एन एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी। जी जी, हम एज FPCCI कन्वीनर हमारा यही काम है कि हम सारे व्यूज़ जो हैं जो बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन के हैं वो गवर्नमेंट को लेके जाएं। तो इस चीज़ में FPCCI ने बहुत हाथ प्ले किया है, रोल प्ले किया है। अभी भी उन्होंने बहुत गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि कितनी चीज़ों में वो परसेंटेज जो है वो कम करें, बिकॉज़ वही बात आ रही है कि जब आप रॉ मटेरियल की बात करते हैं या मशीनरी जैसे आपने कहा, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि पैसे जो है वो कम लें, टैक्स कम हो, क्योंकि वो होगा तो फिर हम इंटरनली भी काम कर सकेंगे पाकिस्तान के अंदर। तो अगर आपने काम बढ़ाना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक जो है उसको कम करें ना, आसान, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एग्जैक्टली। लास्ट थिंग मुझे आपसे पूछनी है कि आपने अपने एक्सपीरियंस से क्या समझा है, क्या हम अभी तक इस मेकअप या स्किन केयर इंडस्ट्री को जैसे साउथ कोरिया ने या और मुल्कों ने परसीव किया है, टर्की ने परसीव किया है, हम उसको अभी तक उतनी इंपॉर्टेंस दे पाए हैं? अभी तक हम ये अभी क्या हम अभी तक ये समझ रहे हैं कि खवातीन मेकअप करती हैं एंड इट इज़ फनी और मे बी समथिंग लाइक दिस, यू नो, इट इज अभी तक इसको एज एन इंडस्ट्री समझ पाए हैं कि भाई इससे आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? जी नहीं, ये इसकी वर्किंग बहुत अभी होनी रहती है और इस मामले में हम बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सारे अवेयरनेस दे रहे होते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में कि क्या चीज़ यूज़ करना सेफ़ है क्या नहीं। बिकॉज आई हैड सम स्टूडेंट्स, मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जिनकी स्टूडेंट्स थी, उन्होंने मुझे बताया कि जैसे एक ब्लैक डाई यहाँ मौजूद है, वो उसके अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट है जिससे ब्लाइंडनेस कॉज होता है। एंड वो बाकायदा गई थी टू द वार्ड इन द हॉस्पिटल जहाँ उससे जो ब्लाइंडनेस कॉज हुआ है वो उसके मरीज़ थे। तो यानी इट इज़ सो डेंजरस और लोगों को नहीं पता। एक तो ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़रूरत है। आप जो इंग्रेडिएंट है इट हैज़ टू बी लिस्टेड, प्लीज़ उसको लिस्ट करना मैन्युफैक्चरर्स का बिल्कुल एक दे हैव टू डू इट, बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है एंड रेगुलेटरी बॉडी का भी थोड़ा सा एक होना चाहिए कि वो ज़रा देखें कि सब अंदर जो स्पेशली ब्लीच जो है ना या मर्क्यूरी वो अभी भी यूज़ हो रही है हमारे प्रोडक्ट्स में। उसकी एक वजह ये है कि ख़वातीन चाहती हैं कि वो फेयरनेस की तरफ फ़ौरन आ जाएं। तो जब आप फ़ौरन मांगते हो ना कोई चीज़ का जो असर है तो उसमें फिर बहुत डेंजरस हो जाता है कि इट कुड बी समथिंग रिलेटेड वाली चीज़ है। थैंक यू सो मच ज़हरा। तो जनाब कुछ अच्छी खबरें आने वाली हैं शायद कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री के लिए। लेट्स सी कि वो क्या आती हैं। हम बजट के हवाले से ब्रेक के उस पर भी बात करेंगे। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक अगैन एंड वेरी गुड मॉर्निंग अगैन। अब हम बात तो कर ही रहे हैं कि बजट में आम आदमी के लिए क्या रिलीफ है और कोशिश यही कर रहे हैं, मैं और फैसल हमारी पूरी टीम मिलकर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में जितनी पेचीदा चीज़ें उनको सिंप्लीफाई कर सके, क्योंकि ये जो नंबर्स का घोरक धंधा है ना फैसल, आई थिंक ये लोगों को परेशान कर देता है, उलझा देता है और उनको वो जो रिलीफ मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो समझ आने के बजाय मेरे ख्याल में ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। इवेंचुअली जब आपकी सैलरी के बाद टैक्स वैक्स कट कर सब कुछ आपके हाथ में आता है तो समझ में आता है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं एंड एक्चुअली जो वादे दावे किए गए थे, जो बातें इतनी सारी की गई थी, उसका आउटकम क्या निकला। इट शुड बी अ येस और अ नो, दैट्स इट, सीधी सीधी बात है ना। लेकिन यू नो हमने सैलरी क्लास की पिछले पूरे घंटे में बात की, चीज़ें उससे आगे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ना। जो अहदाफ सेट किए गए थे वो अहदाफ पूरे नहीं हुए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? देन जब आपने टैक्स अहदाफ जो रखे थे
वो पूरे नहीं हुए। याद रखिए बहुत शोर शराबा था कि नॉन टैक्स फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा और ये किया जाएगा और वो किया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कहाँ देखने की जरूरत है? एक सवाल इसमें ये भी मेरे जहन में आता है फैसल कि अगर सूबों ने वो टैक्स कलेक्ट कर लिया और अपने अहदाफ लेट से हासिल कर लिए तो वो आपके फेडरल में क्यों नहीं कन्वर्ट हो पाए? उससे भी बड़ा सवाल ये है कि कराची जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है उसके कुछ इलाके जो पूरे एक शहर से ज़्यादा देते हैं, तो कराची की सूरत हाल ऐसी क्यों है? वैसे तो वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि IMF ने हमें ICU से निकाल दिया, ऑपरेशन थिएटर में डाल दिया है, तो ये ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा और क्या हम ये निकल के कैसे कहेंगे डॉक्टर साहब मैं बच तो जाऊँगा ना? हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मुशीर वज़ारत ख़जाना डॉक्टर खाकान नजीर सर। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बिग डे, बजट कमिंग अप। मैं शुरुआत ही इसी से करना चाहूँगा सर के जब कल वज़ीर ख़जाना साहब फरमा रहे थे कि हमने इस बहुत ही स्लो प्रोग्रेस किया है एंड टू बी प्रिसाइज फ्रॉम -0.2% GDP 2023 से देन 2.5% और इस बार 2.7%, 2.68। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये रियल नहीं है। ये अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे इसको देखें तो पहले क्वार्टर में 1.37 और दूसरे में 1.53 तक खींच खांच के यहाँ पे नंबर लाए गए। डू यू एग्री टू दैट? देखिए, एक तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी एक कंटिन्यूस स्टेबलाइजेशन फेज में है। जैसे आपने कहा, जो भी ICU का पेशेंट होता है और ICU का डॉक्टर ही आपको ट्रीट कर रहा है और उसका नाम IMF है, और IMF का काम ही फोकस ऑन स्टेबलाइजेशन है, जिसका मतलब है खसारों को कम करना और जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, यानी कि बैरूनी पेमेंट्स की जो इनसाइड बड़े खसारे होते हैं उनको कम करना। इसी फेज़ में से मुल्क गुजरा है। इसकी जो कैजुअलिटी है वो स्लोइंग ग्रोथ होती है, तो इस पे हमें जिसे कहीं बैकफुट पे नहीं जाना चाहिए। जब तक आप स्टेबलाइजेशन को परसू विद फुल फोर्स कर रहे होते हैं, IMF की इंगेजमेंट के सारी रिसर्च अगर अथॉरिटीज़ पढ़ेंगी तो उसमें लिखा हुआ है ये बात। हमने उस तहकीक को, मतलब हमने जितनी मॉडलिंग पुराने कई प्रोग्राम्स पे की है, वो ये बात बताती है कि स्टेबलाइजेशन की कैजुअलिटी जो है वो ग्रोथ होती है। पाकिस्तान में भी पिछले साल 2.5%, इस साल 2.7%, उससे पिछले साल -0.2%। सो आप इस चीज़ को अब वक्त को इस्तेमाल कीजिए कि पाकिस्तान को गुड फॉर ग्रोथ बनाए। 2.5 हो, 2.25 हो, 2 हो, आप मुझे बताएं किसी की सेहत पर पाकिस्तान में क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत कम फ़र्क पड़ेगा। पर असल बात यह है कि किसी ने ग्रो करना है 7% पे, पाकिस्तान की इकॉनमी मिनिमम भी अगर 7% पे अगले 10 साल में ग्रो करे तो वो कैचअप करेगी टू रीजनल इकोनॉमीज। अगर ये बात है तो ये 2-2.5 के जो कंफ्यूजन है इससे निकलिए। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर स्लो हुआ है, 13.5% कमी है पिछले साल की क्रॉप से। तो समझिए कि बजट में क्या करना है कि मुल्क की पैदावारी सलाहियत यहाँ बढ़े। पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल स्लो है, तो क्या करना है? क्या प्रोडक्टिविटी में कमी है? क्या फर्म्स को प्रोटेक्टेड रखना है? एनर्जी कॉस्ट नहीं ठीक करनी। यू हैव टू रियलाइज कि एक प्रोटेक्टिव इकोनॉमी ISI, वो वाली ISI नहीं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्रीज को चलाकर आपने एक छोटी सी गाड़ियों की मार्केट, छोटी सी मोबाइल की मार्केट, ये पाकिस्तान में ही बेच के दुनिया को compete ना करके, और पाकिस्तानियों को वो प्रोडक्ट्स मिली हैं जो इस काबिल नहीं है जो दुनिया में वो खरीद सकते हैं। तो अब पूरा जो अगर ये निज़ाम है तब्दील करने का मौका मिला है, इसी की वजह से 24वीं बार ICU के डॉक्टर के दर पे खड़े हुए हैं। बजट में अगर तो ये सब काम कर सकें तो फिर तो मैं कहूँगा कि ये गुड फॉर ग्रोथ बजट है। इसमें आपने बहुत से ऐसे अहदाफ अचीव किए जो आपको करने चाहिए थे। जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है वो एक अच्छी किताब है, उसको आज से 10 दिन पहले शाया हो जाना चाहिए था और हमारी अथॉरिटीज को उसको 4 मरतबा पढ़ लेना चाहिए था, तो वो रियलाइज करती कि कहाँ कहाँ इंटरवेंशन बजट में करने जा रहे हैं। ऑन द बजट आई थिंक इट विल बी अगर मैं एक जुमले में कहूँ, इट विल बी अ ईजियर एंड अ लाइटर बजट देन द लास्ट ईयर। बस ये एक मेन एस्पेक्ट होगा बजट का। वो कितना ट्रांसफॉर्मेटिव होता है ये तो हमें देखना पड़ेगा, पर वो लाइटर होगा, इजियर होगा बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। सो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान। कुछ चीज़ों में आसानी भी पैदा होगी, आप दोनों की सैलरी पे टैक्स कम हो जाएगा, आई एम क्वाइट श्योर ऑन दैट। अच्छा,
मुझे ये पूछना था, ऑल्दो मैं आना चाह रही थी इस तरफ कि जी आपका टैक्स ग्रोथ आपका जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो कितना 13% पे जाता है, तो क्यों हुआ? बट क्यों से पहले, चूँकि हमने अहदाफ की बात कर ली, आपने बोला कि आपने कहा कि कुछ अहदाफ हमने हासिल किए, बट व्हेन आई लुक डाउन, जब मैं अहदाफ देखती हूँ तो हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं अचीव की। जैसे लेट्स से हम ये बोलते हैं कि जी हम नेगेटिव से 2.5 पर आए व्हेन इट कम्स टू जीडीपी, फिर हम 2.7 पे गए, बट हमारा हदफ तो 3.6 था, वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाए? जब हम ये कहते हैं कि अब अगली दफ़ा के लिए हमने 4.2 और 4.5 रखी है, तो जो मैं पिछली अपनी अचीवमेंट को सामने रखती हूँ तो मुझे डर लगता है कि अगर हम 3.6 नहीं अचीव कर पाए, कैन वी गो टू 4.2 और 4.5? So that's an extremely important point. पाकिस्तान एक लो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में है और पिछले चंद साल से ऐसे ही है, और हम अचीव इसलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज हमारी एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत कमज़ोर रही, हमारी मेजर क्रॉप्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया पिछले साल से, हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसने भी 1.5% कॉन्ट्रैक्ट किया, और चूंकि ये दो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं तो एक स्लोइंग जो एग्रीकल्चर, और इसमें क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा हाथ है, हमारी यील्ड्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। सो यही सारी करेक्शंस अगले बजट में, याद रखिए कि पाकिस्तान को 21 अरब डॉलर का, 21 अरब डॉलर, ये कोई छोटी रकम नहीं है, का पीएसडीपी डेवलपमेंट बजट अगले साल में चारों प्रोविंसेस यानी कि पांचों हुकूमतें देने जा रही हैं। अब मैं रियली उम्मीद करता हूं कि उस पर बड़ा काम किया हो, क्योंकि पीएसडीपी में बहुत ज़्या है, बहुत ज़ाया होता है, उसकी इफादियत कम है, उसकी जिसे कहेंगे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है। ये सब काम करके 21 अरब डॉलर खर्च करें अगले साल में, ताकि एग्रीकल्चर जैसे हम कह रहे थे उसकी अगर पैदावारी सलाहियत, इस साल एक पॉलिसी आई जिसमें हम प्राइसेस से विड्रॉ होना शुरू हुई गवर्नमेंट, वो पॉलिसीज़ बहुत एब्रप्ट थी, उसका एक नुकसान हमने उठाया। अब ये है इम्पॉर्टेंट पॉलिसी साजी। इसकी बड़ी वजह अगर आप वाकई पूछना चाहते हैं, पाकिस्तान में मैं हमेशा कहता हूँ कि जो असल चैलेंज है वो तो कॉम्पिटेंस का है। जो सारी पॉलिसी साजी मैंने आपके सामने रखी है, क्या आप डिलिजेंटली ये पॉलिसी साजी बजट में इसकी अक्कासी कर सकते हैं? करने के लिए आपको रियली थिंकर्स चाहिए, आपको पॉलिसी एनालिस्ट्स चाहिए, आपको बहुत हाई कैलिबर इकोनॉमिस्ट्स चाहिए। पब्लिक सेक्टर में ऑब्वियसली ये सब कुछ मिसिंग है, इसलिए बार बार जो पॉलिसीज आती हैं, ताजिर दोस्त आई, कामयाब नहीं होती, आप इसी तरह इन्फोर्समेंट करने जाते हैं, कामयाब नहीं होती। एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म को ऑस्टेरिटी से कंफ्यूज कर दिया जाता है। यू रियली हैव टू बिलीव कि पाकिस्तान का जो फिस्कल फ्रेमवर्क है, मालियाती फ्रेमवर्क है, वो ठीक किया जा सकता है, और ना सिर्फ ठीक किया जा सकता है, 3 साल में वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है जिससे बैरूनी खसारा भी इम्पैक्ट हो, लोकल बोरोइंग भी ड्रॉप करे, प्राइवेट सेक्टर की स्पेस भी क्रिएट हो। ये सब कुछ करने के लिए एक हेड जो है उस पे एक इतना आसान पर्चा होना चाहिए कि कौम और दुनिया भी समझ सके कि हमने वाकई जिस ऑपरेशन थिएटर की मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, आईसीयू से ऑप टेबल पे आ गए हैं, तो जो अगर ओटी में है तो जो सर्जरी है एक पार्ट की, दिल को ठीक करना, ब्रेन को ठीक करना, किडनीज को ठीक करना, लिवर को ठीक करना, यानी कि ये सारा एक्सपेंडिचर साइड ठीक करना, फिजिकल साइड ठीक करना, प्रोविंसेस का बहुत बड़ा हाथ है, उनकी अपनी टैक्सेशन, प्रॉपर्टी टैक्स और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, 2 बड़े टैक्सेस हैं पाकिस्तान में, जीएसटी ऑन सर्विसेज तीसरा बड़ा टैक्स है। किसके पास है ये? प्रोविंसेस के पास। सो फेडरल को सब मतलब बोझ ना डालें, प्रोविंसेस को भी कहें कि वो अपना माइंडसेट तब्दील करें। हमने सारे जब हमने फ्री किया, यानी हमने आज़ाद किया अपने प्रोविंसेस को, तो उन्होंने अपना टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया। अब आप देखें हमारे प्रोविंसेस एक अच्छा अमाउंट ऑफ टैक्स जो उनका हदफ होता है, कई बार उससे ऊपर चले जाते हैं, बट वो आके कन्वर्ट नहीं होता, यानी वो फेडरल उतना इकट्ठा नहीं कर पाता है टैक्स। दिस NFC अवार्ड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कैन वी गो एनी फर्दर विद दैट, या वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है? ये क्या मजे की बात हुई कि 2010 का NFC जो है आज मैं 2024 में आपको कह रहा हूँ वही चल रहा है जी। ये एक तो उसकी माजरत के साथ 82% इसलिए कि आपने बच्चे ज्यादा पैदा किए, पैसे ज्यादा देंगे। मतलब जरा सोचिए, हम बच्चे कम पैदा करना चाह रहे हैं, बट हम कह ये रहे हैं कि जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे। यानी कि 14 साल में अगर आपने अपने पॉपुलेशन का साइज बढ़ाया है तो वील गिव यू मोर मनी। 82% ऑफ द NFC is based on that. So उसमें से निकलना है, हमने सोचना है पॉवर्टी में, टैक्स कलेक्शन में आपने क्या कोई इंसेंटिवाइज करना है फॉर देम टू डू बेटर। तो बिल्कुल इसको रिव्यू करना चाहिए। आई थिंक ये अगस्त में खत्म हो जाएगा, इस पर 10वां NFC शायद चल रहा है, तो आपको नए
एनएफसी पे बात तो करनी पड़ेगी ना, बट बात करने से पहले यार कोई पॉलिसी पेपर्स लिखे ना जो मेरे सामने हो। खाली एनएफसी की मीटिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू हैव टू हैव दोस पॉलिसी के पर्चे जिस पे बात हो सके क्या क्या रहे हैं हम, मतलब डिफेंस की शेयरिंग क्यों नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में कई ऐसी चीजें हैं, टेररिज्म से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं उनकी शेयरिंग क्यों नहीं होनी चाहिए। ये अब यू हैव टू थिंक जो इस वक्त के मारूसी हालात हैं उसके मुताबिक, और जरा लोकल डॉक्टर्स को यूज करें, उन्हें कहें हर एरिया में ये पर्चे लिखें, फिर उन पर्चों पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप्स हैं, जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो एग्जीक्यूटिव लीडरशिप्स हैं, वो सब बैठ के बात करें। पर जब वो थिंकर्स ही आप यूज नहीं करेंगे तो ये काम जो है इसलिए नहीं होते कि कोई करना नहीं चाहता। मैं ये लोगों की ऑनेस्टली नियतों को कभी भी डाउट नहीं करता। असल प्रॉब्लम ये है कि ये है टेक्निकल और प्रोफेशनल काम, इनको कामयाबी से करने के लिए एयरफोर्स पायलट ही एयरफोर्स के जहाज उड़ा रहे थे तो गिरा रहे थे ना, 6-0 कर रहे थे। सो अगर वो ट्रेंड पायलट्स नहीं होंगे तो क्या वो फिर ये मसला तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ शॉर्टली सर मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि कल आई एम अगेन एंड अगेन रेफरिंग टू वज़ीर ख़जाना ने जो कल आके बयान दिया, उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया है। उन्होंने कहा है कि ठीक है हम बहुत स्लो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ क्या रही है। उसमें उन्होंने नंबर्स दिए कि 2023 में 3.5% थी ग्लोबल जीडीपी, जो कि कम होती गई है और वो 2024 में 3.3% आ गए। लेटेस्ट एस्टिमेट इज 2.8%। तो डॉक्टर साहब इस हिसाब से तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। फिर पाकिस्तान को ग्रो करना है 7% पे, इसको समझिए। ये जो ग्लोबल आपके पास नंबर आते हैं इसमें कई ऐसे ममालिक हैं, 25% शेयर ग्लोबल ग्रोथ में आता है अमेरिका का। वो इतना बड़ा हुजम है उस इकोनॉमी का कि उनको 5% पे ग्रो नहीं करना, वो 1.5% पे भी अगर ग्रो करेंगे ना तो वो अपनी इकोनॉमी के इतने बड़े हुजम की वजह से बहुत आपको जीडीपी का एक्सपेंशन दिखा सकते हैं। सो एक तो ये बात है। पर पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, आपको 3 मिलियन नौकरियां निकालनी है हर साल। 3 मिलियन नौकरियां निकालने के लिए 7% की ग्रोथ चाहिए पाकिस्तान को। सो अपने हालात और अपने कॉन्टेक्स्ट को समझिए। ये जो आपको वक्त मिला है, ये 2 हो 2.5 हो 3 हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं इस ग्रोथ को 6-7 पे ले जाने के, क्या वो ठीक हो रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन, एनर्जी सेक्टर, डायरेक्ट सब्सिडी, एक्सपेंडिचर कंट्रोल, एफपीआर की एनफोर्समेंट, प्रोविंसेस का कमाना, पीएसडीपी को टारगेट करना, ये है आज के बजट की 81 जो चीज़ों को करनी चाहिए। नेशनल टैरिफ रिफॉर्म, यानी कि इंपोर्ट्स पे किस तरह आप इंडस्ट्री को competitive बनाएंगे। दीज आर वेरी वेरी सीरियस इश्यूज ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमीज स्ट्रक्चर्स। जब तक इन स्ट्रक्चर्स को ठीक नहीं करेंगे 2, 2.5, 3, 3.5, 4 भी मैटर नहीं करता। मैटर ये कहता है कि इनकी competitiveness होगी, एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी तो दुनिया से compete करेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। पाकिस्तान इस साल बिकॉज कमजोर कॉटन हुई है, 12-13 मिलियन बेल्स चाहिए, प्रोड्यूस हुई 5-7 मिलियन बेल्स, $3 अरब की कॉटन मंगवा लेगा। पूरे आईटी की जो एक्सपोर्ट है वो $3.5 अरब। जरा सोचें। और उसको अगर एब्सोल्युटली, और इस पर हम डॉक्टर साहब कर भी चुके हैं कि बांग्लादेश की इट्स $40-50 बिलियन और हम ये खुश हो रहे हैं कि जी पिछले साल की 2 से इस बार हम 3 पे पहुंच चुके हैं। खैर डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। हम इस पे ज़रूर आगे भी चल के और आपको वक्तन फ़वक्तन हम जहमत देते रहेंगे, आज पूरा दिन भी और कल भी। सो देयर यू गो। ठीक है, बहुत चीज़ें हमारे सामने हैं, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बट रियलिटी में अगर देखें ये ज़रात वाली चीज़ और उसको आईटी से जब आपने कंपेयर किया, बात कर रहा है हर कोई। इवन कल औरंगजेब साहब ने भी ये बात की, स्ट्रक्चरल शिफ्ट की उन्होंने बात की, बट एक्चुअली क्या हम स्ट्रक्चरल शिफ्ट की तरफ हैं या नहीं हैं? हम सेम पॉलिसीज़ की तरफ जा रहे हैं। और वही बात जो खाकान साहब भी कह रहे थे, डू वी हैव द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब? डू वी हैव द थिंकर्स, जो रियल टाइम पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इस चीज़ को बाद में कैलकुलेट भी कर सके, एनालाइज भी कर सके कि जो चीज़ें अप्लाई हुई हैं वो क्या ठीक थी, हम उनको दोबारा अप्लाई करने जा रहे हैं इस साल। सिर्फ सरकारी बाबू बन के लफ्ज़ों का हेर फेर पे कागज़ काले ना करें, बल्कि असल इक़दाम भी लाएँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं। वफाकी हुकूमत 18,000 अरब रुपए का जो बजट है वो आज पेश करेगी। तनख्वाहदार तबके को बजट में तनख्वाह बढ़ने की उम्मीद है। अवाम ने कम से कम उजरत 60 से 70 हज़ार रुपए करने का मुतालबा कर दिया। अफजाल अब्बासी हमारे साथ बिल्कुल, अफजाल से जान लेते हैं। अफजाल, अवाम तो कह रहे हैं कि जी 60 से 70 हज़ार रुपए मिनिमम वेज होना चाहिए। इज इट इवन प्रैक्टिकल? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत 18,000 अरब रुपए से जायद का बजट जो है वो आज पेश करने जा रही है। और इस बजट के हवाले से आवाम की और बिलखसूस जो तनख्वाहदार तबका है उसकी बहुत ज़्यादा
उम्मीदें वाबस्ता हैं वफाकी हुकूमत के इस बजट से। और एक सैलरी मैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाईजान बताइएगा कि मिनिमम सैलरी, कम से कम उजरत जो है वो आपकी कितनी होनी चाहिए? इस वक्त आप कितनी सैलरी ले रहे हैं और कैसे गुजारा कर रहे हैं? सर मेरी इस वक्त 30,000 रुपया सैलरी है, ठीक है। कम से कम 60 से 65,000 रुपया, 70 भी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है हुकूमत को। इस बजट में कोई फ़ायदा नहीं है हमें, ठीक है। बजट वो होता है जिससे आवाम को रिलीफ मिले, हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। सर आप बताएं, मेरे पास 10,000 रुपये, 10,070 रुपये का बिल आया हुआ है, ठीक है। मेरी 30,000 रुपया सैलरी है, उसमें से मैंने बिल भी देना है, खाना भी खाना है, मैंने मिसिस के खर्चे भी उठाने। अब मैं कहाँ जाऊँ आप बताएं, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है सर, इस बजट में कोई रिलीफ नहीं है। ये बड़े लोगों के लिए, जो सियासतदान बैठे हुए हैं, वो अपने ही फ़ायदे के लिए सोच रहे हैं और अपने ही उनको बेनिफिट मिल रहे हैं। मुझे और तुझे, आपको कोई फ़ायदा नहीं है इसका, और मैं तो नहीं चाहता ये बजट पेश हो। थैंक यू सर। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो सैलरी तनख्वाहदार तबका है उनका ये कहना है कि जो कम से कम उजरत है वो 50 से 60,000 रुपया होना चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त अभी कम से कम उजरत है दी जा रही अफजाल है। बहुत शुक्रिया भाई। 70 से 80,000 रुपये मिनिमम वेज होना चाहिए, पता नहीं हो सकता है या नहीं। ज़रा पेशावर के लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में, उनसे जान लेते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशन इस दफ़ा के बजट से क्या है। देखते हैं, हम कोई ख़ास उम्मीद तो है नहीं है। टैक्सेस ही लगेंगे और जो चीज़ें रह गई हैं उन पर टैक्स मज़ीद लगा दिया जाएगा। तो बजट तो सिर्फ टैक्स लगाने का नाम है और तो कुछ है नहीं। जो बजट आते हैं वो तो सरकारी लोगों के लिए होता है और आवाम के लिए इसमें कुछ भी नहीं होता है। फिर भी अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह हो सकता है कि ये लोग आवाम के लिए कुछ कर ले। आवाम दोस्त बजट होना चाहिए, हर बार तो नहीं होता। हम महंगाई की जगह और महंगाई हो रही है, हम चाहते हैं कि इस बार थोड़ी सस्ती आई हो, आवाम को रिलीफ दिया जाए। चलिए, अवाम का एक ही मुतालबा रिलीफ दिया जाए, लेकिन वो हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए, रिलीफ उस वक्त मिलेगा जब हमारी इकॉनमी के, यानी हमारी मईशत के मुख्तलिफ सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करें और उसमें से रीढ़ की हड्डी यानी कि ज़राअत, उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। एक तो बात हमने कर ली ही, मौसमियाती तब्दीली के जो असरात हुए हैं या फिर वाकई मौसमियाती तब्दीली के असरात हैं, क्योंकि तब्दीली तो हर जगह हो रही है। तो क्या हमने भी एज अ नेशन सादिया उसके लिए तैयारी की थी? क्या हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की थी? 10 साल से फैसल ये बात कर रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली के असरात सबसे ज्यादा सैलाब पाकिस्तान भी आ पर हो रहे रहे हैं, लेकिन क्या हम वो शिफ्ट करने के लिए तैयार भी हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी जो इस दफा की ज़राअत है उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ है उस पर तकरीबन 13.5% कमी हुई है जी। 13.5% कमी हुई है। अगर इस दफा 13.5% कमी हुई है और अगर हमने इसके ऊपर कुछ नहीं किया तो अगले साल ये 20 तक जा सकती है। हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पानी के मसाइल हैं, हो सकता है 2035-40 तक पाकिस्तान में पानी बिल्कुल कम हो जाए, लोगों के इस्तेमाल के लिए ना हो, तो फसलें कैसे उगाएंगे? बट क्या हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं? दैट इज़ द क्वेश्चन। हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोकर साहब। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। बजट आ रहा है खालिद साहब, सबसे पहले तो ज़राअत से जुड़े हुए एक शख्स की क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार के बजट से, ज़रा पहले ये बताइए। पहले तो ये है कि मैं किसान के जज्बात का लफ्ज़ों में अहाता करके नहीं बता सकता कि इस वक्त वो कितनी तकलीफ में है हुकूमती पॉलिसियों की वजह से। जो ज़राअत में ये अब 13.5% उसकी ग्रोथ नीचे गई है, तो उसकी वाहिद वजह जो है ना कि उसको काश्तकार को जो पिछले साल रेट नहीं मिला फसलों का, और इस साल भी नहीं मिला, अगले साल ये कमी बहुत ज़्यादा जा रही है, क्योंकि हमारी तमाम फसलों का जो इंजन है वो गंदम है। गंदम की अगर फसल अच्छी होगी और उसका रेट अच्छा मिलेगा तो बाकी फसलें भी अच्छी हो जाएगी, तो काश्तकार उस पर खर्च कर सकेगा। आपके पास जो ज़ेरे काश्त रकबा है वो 4.5 करोड़ एकड़ है, उसमें तकरीबन 2.5 करोड़ एकड़ पे गंदम काश्त होती है। इसके मैं सबूत ये दे सकता हूँ कि 2 साल पहले हमें गंदम का रेट अच्छा मिला 3900, तो पिछले साल हमने आपको ग्रोथ दी 6.25। अगर पिछले साल हमें गंदम का रेट नहीं मिला, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पूरी ना हुई, बल्कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी 1000-1200 रुपये फी मन नुकसान हुआ, तो उसका रिजल्ट ये है कि माइनस पे आगे ग्रोथ 0.56 पे ग्रोथ आ गई। $1 बिलियन के इस मुल्क की मैशत को नुकसान हुआ। अभी तक इसको कोई नहीं देख रहा कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एग्रीकल्चर में कितना डेफिसिट बढ़ा है, कि इंपोर्ट कितनी बढ़ गई और एक्सपोर्ट में कितनी कमी आई है। ये कुछ $6-7 बिलियन का फर्क बनता है, जो कि ये पाकिस्तान की मैशत बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, मैं चीज कहूँ कि दुनिया में कोई भी हुकूमत हो, इस्लामी हो, जमहूरी हो, सियासी हो, कोई भी हो, तो उसके अवलिन फ़राइज़ में शामिल है कि अपने मुल्क की मैशत को ठीक करे और अमन अमान को ठीक करे। पाकिस्तान की मैशत का दारोमदार ज़राअत पर है, ज़राअत बेहतर होगी तो मैशत बेहतर होगी, जब मैशत बेहतर होगी तो खुद ब खुद अमन अमान भी बेहतर होगा। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पाकिस्तान की किसी भी हुकूमत के ज़राअत
उनकी तरजीहात में शामिल नहीं है कतई तौर पे। काश्तकार का गला घोंट दिया गया, उसका मौशी कत्ल किया गया कि उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 3400 रुपए फी मन और उसे रेट दिया गया गंदम का 1900, 2000, 2100 रुपए। से बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि हुकूमत आज खुशी के शादियाने बजाती कि हमने आटा सस्ता कर दिया। किसकी कीमत पे आटा सस्ता किया? क्या हमारी खाद सस्ती हुई और महंगी की? क्या डीजल सस्ता हुआ? क्या बिजली सस्ती हुई? बिजली आपने इन्होंने हमारा को रेट 500-700 गुना बढ़ा दिया, फीसद बढ़ा दिया जी बिजली का रेट। अच्छा, लेबर चार्जेस बढ़ गए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ गई और रेट हमारे प्रोड्यूस का कम हो गया। इन्होंने खुद हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो निकाली थी पिछले साल 3410 रुपए थी और हमें रेट क्या मिला? खालिद साहब, आपको कट कर रही हूँ, इसकी माजरत, लेकिन इस दफ़ा जवाब ये दिया गया है कि जी ग्लोबल वार्मिंग है, मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हो रही हैं उसकी वजह से फसलें उतनी नहीं आ रही हैं। मुझे ये बताइएगा कि इससे पिछले साल आपने बताया कि जी ग्रोथ हमारी इससे बेटर हुई क्योंकि आपने ईज़ किया किसान के लिए, तो हमने भी 52% तक आपको ग्रोथ करके, इस दफ़ा वो नहीं हो पाया। मेरा सवाल ये बनता है कि क्या इससे पिछले साल आपकी मौसमियाती तब्दीलियों के असरात उतने नहीं थे और इस साल ज़्यादा थे, या फिर ये सिर्फ एक कवर अप है? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, पहली चीज़ है कि गंदम को दोनों मौसमों ने फेवर किया, पिछले साल भी इस साल भी। अच्छा, पिछले साल हमारी गंदम की जो पैदावार आई है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो पैदावार नहीं थी जी। सही। कभी भी वो 32 मिलियन टन गंदम हमारी पैदावार नहीं आई जो पिछले साल हुई है। ठीक है जी। इस साल हमारा रकबा 10% कम काश्त हुई, लेकिन हमारी पर एकड़ पैदावार बहुत अच्छी रही है उसके बावजूद। सही। काश्त पैदावार में कमी नहीं थी, अगर कमी थी तो वो रेट में कमी है, काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी नहीं हुई। और हमने काश्त क्यों की, ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं, इस साल हमने काश्त नहीं करनी थी। हमने काश्त की जब मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहबा ने आके अक्टूबर में मुख्तलिफ जगह पे मकामात पे मीडिया के थ्रू पैगाम दिया कि काश्तकार भाइयों, आप गंदम बेधड़क होकर काश्त करें, मैं आपकी बहन आपके साथ हूँ, आपको नुकसान नहीं होने दूंगी और आपका मुनाफा यकीनी बनाऊंगी। एक बच्चे ने झूठ बोला था अपने बाप से, तो बाप ने कहा कि बेटा इस बात का अफसोस नहीं, तूने झूठ बोला है, मेरा अफसोस इस बात पे मेरा तुमसे एतमाद उठ गया है। अब काश्तकार का हुकूमत से एतमाद उठ गया इस वक्त। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब काश्तकारों से साथ वादा करें वो पूरा ना करें, मैं तो एक गुजारिश करता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि चीफ मिनिस्टर साहबा खुद आए, अपने किसी नुमाइंदों को भेजें, मीडिया पे बैठ के बताएं कि काश्तकार की गंदम की फी मन पैदावारी लागत क्या है और उसको मिला क्या, नुकसान उसको कितना हुआ है। हमें मई 2024 से लेके 2025 तक 2200 अरब रुपए का गंदम में नुकसान हुआ। और एक चीज मैं और इम्पोर्टेंट आपको बता दूं, अभी मक्की की फसल आई है, ये भी गंदम की वजह से हमारे साथ हो रहा है। मक्की की फसल आई है, जिस दिन वो फसल हमारी हार्वेस्टिंग से 3600 रुपए रेट था, जो हमने हार्वेस्ट की रेट 2000 पे आ गया, वो भी हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी नहीं हो रही। तमाम सब्जियों का रेट तबाही फिर गई काश्तकार की, यानी 1 रुपया 2 रुपए किलो बिकती रही। अब ये देखिए, टमाटर हमारा 5 रुपए किलो बिका है जी। कभी किसी ने आवाज उठाई, कभी सीएम साहबा ने बात की, कभी डीसी ने बात की, कभी कमिश्नर ने, कभी अगर साल में सब्जी का रेट चंद दिनों के लिए ऊपर चला जाए, चंद दिनों के लिए, तो डीसी, एससी, कमिश्नर सब सब्ज मंडी में होते हैं। क्यों? काश्तकार पाकिस्तानी नहीं है, काश्तकार ने अपने बच्चों का इलाज नहीं करवाना, काश्तकार ने अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवानी, काश्तकार ने अपने बच्चों को कपड़े खरीद करके नहीं देनी। आज मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, खुदा की कसम मैं कहता हूँ, बहुत सारे काश्तकार मुझे मिले जिन्होंने अपनी बच्चियों की शादियां मनसूख कर दी है कि उन्हें फसलों में इतना नुकसान हुआ है। अब आप कुर्बानी पे देख लें, लाखों जानवर वापस आए हैं इस दफा। कराची से, फैसलाबाद से जो काश्तकारों ने भेजे हुए थे वो वापस आए, सेल नहीं, क्योंकि लोगों में कुव्वत खरीद नहीं है। और गंदम के असरात सिर्फ काश्तकार के ऊपर नहीं है, अगर उसके असरात आप बाकी पूरी इकोनॉमी पे देख लें, पूरी तबाही फिरी आप शहरों में जाके सवाल ये पैदा होता है ना खालिद साहब कि आप ये कहते हैं कि जो प्राइस गंदम की या दीगर सब्जियों के लिए हुकूमत लगा रही है उससे कई ज़्यादा कॉस्ट है जो कि काश्तकार की है। काश्तकार की कॉस्ट को कम करने के लिए हुकूमत ने पिछले 1.5 साल में, 2 साल में क्या किया है? हुकूमत ने हमारी कॉस्ट बढ़ाई है। मैं आपको, हुकूमत ने हमारी पैदावारी लागत बढ़ाई है। 3 साल पहले, मैं 2022 में हमारे बिजली का रेट था 5 रुपए 35 पैसे रेट था, 1 यूनिट 1 रेट था, आज 50 से 60 रुपए रेट है। 2022 में हमारे जो यूरिया का रेट है वो 1800 से 2000 रुपए था, आज उसका रेट है 4500 रुपया। अब डीएपी 5-6 हजार रुपए में थी, आज है वो 13,000 रुपए की। लेबर चार्जेस बढ़ गए, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है और हमारी प्रोड्यूस का रेट कम हुआ है। देखे ना, ये कोई तरीका नहीं। हम क्या मांग रहे हैं हुकूमत से? बड़ी क्लियर बात मांग रहे हैं जी कि हुकूमत एक प्राइस कमीशन बनाए हर फसल की, उसकी कीमत निकाले, हमारी पैदावारी लागत निकाले, साथ 25% में मुनाफा दे दे। इससे ऊपर हुकूमत कंट्रोल करे। मैं खुद चाहता हूँ कि शहरियों को सस्ती चीजें मिलनी चाहिए, दरमियान में लोग आके मिडल मैन ज्यादा ना कमाए, उसमें एक जायज मुनाफा होना चाहिए।
लेकिन ये तो ना हो कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3400 रुपये और हमें रेट मिल रहा है 1900-2000 रुपये, ये तो काश्तकार अफोर्ड नहीं कर सकते। इस तरह पाकिस्तान से ज़राअत बिल्कुल जा रही है इस वक्त। और फिर आगे बात हो रही है टैक्सेशन की। अगर हमारे ऊपर इस वक्त इनपुट्स के ऊपर, ये इनपुट्स में हमारी खाद है, पेस्टिसाइड है, सीड है, मशीनरी है, GST की बात हो रही है कि IMF के निशाने पे इस वक्त ज़राअत, अगर GST लग जाती है तो फिर पढ़ ले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक और चीज मैं आपको बताऊं, आप सुन के हैरान होंगे, मैं एज ए पाकिस्तानी काश्तकार, मैं अगर कपास उगाता हूं मेरे ऊपर 18% GST है, 18%। अगर अमेरिकन काश्तकार की पाकिस्तान में आती है तो 100% टैक्स फ्री है। मैं दुनिया का मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? क्या हमारी हुकूमत अमेरिकन और ब्राजील के काश्तकार को अकोमोडेट करने के लिए बनी थी? क्या उन्होंने वोट देकर बनाया था? क्या पाकिस्तानी काश्तकार का कोई हक नहीं? कि पाकिस्तानी काश्तकार का गला दबाया जा रहा है इस वक्त? इस वक्त पाकिस्तानी काश्तकार के ना घर के हालात अच्छे हैं, ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, ना सेहत के हालात अच्छे हैं। आप यकीन कर रहे हैं इस वक्त हम बजट में क्या मांग रहे हैं जी? हमारा मुतालबा ये है कि हमें सजाए मौत से निकाल के उम्र कैद में दे दें। इस वक्त हमारे ऊपर सजाए मौत है, खुदा की कसम, बिल्कुल ही हमें उम्र कैद दे दें कि हम जिंदा तो रह सके। इस वक्त तो जिंदा रहने वाली बात भी कोई नहीं है। खालिद साहब, फिर मेरा अगला सवाल मैं यही सोच रहा था, जब 2900 आपकी लागत है और आपको कह रहे हैं कि जी आप 3400 लागत है और 1900 आपको कह रहे हैं कि जी 1900 में बेच दो, तो ये बेच दी 2023-24 तो फिर इतना बड़ा जो गैप है ये कैसे फिर इसको पूरा किया जाए? वे फॉरवर्ड क्या है खालिद साहब, वे फॉरवर्ड क्या है? क्योंकि अब तो 2 साल से ये चीज़ हो रही है। आपका देखो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के दौर में भी इतना बड़ा गंदम स्कैंडल हुआ था, उसका कुछ हो नहीं सका, कुछ बन नहीं सका, बस वो ऐसे ही किसी एक पे जिम्मेदारी डाल के तो उसको जी फारिग करा दिया गया। उसके बाद हमें पिछले साल वो टोटल फ्रॉड हुआ था, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो उसमें TOR बने इंक्वायरी के, वो टोटली बदनीति पे मबनी थे। वो TOR मेरे पास है जी। वो TOR थे कि एकदम आपने इजाजत दी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। TOR ये थे पुलिस से आके देखें ताकि पिछड़ों को छोड़ दिया जाए। अरबों रुपए की, खरबों रुपए की वो करप्शन हुई, वो बर्दाश्त कर। अब इसका हल जो है, हल यही है कि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि एक प्राइस कमीशन बने हर फसल का, और वो एक फैसला करे कि ये काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और 25% मुनाफा, ताकि काश्तकार जिंदा रह सके। हम कोई ज्यादा नहीं मांग रहे हुकूमत से। हम पैदावारी लागत में रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं कि जो चाइनीज काश्तकार को सहूलतें हासिल हैं, जो इंडियन काश्तकार को, हमारे दुश्मन मुल्क के काश्तकार को जो सहूलत है, जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी है, हमारी भी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन वही हो, ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सके, हम एक्सपोर्ट कर सके। आज देखें ना कितना बड़ा जुल्म है कि हम इस वक्त ज़राई मुल्क होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तमाम वसाइल से नवाजा है। दरिया हमारे पास, समंदर हमारे पास, मैदानी इलाका हमारे पास, लेके पेशावर तक, अच्छा सबको चारों मौसम हमारे पास है। थार हमारे पास, चुलिस्तान हमारे पास, रोई हमारे पास, जंगलात हमारे पास। हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बाद से इम्पोर्ट कर रहे हैं। वजह हुकूमत में तरजीहात ज़राअत नहीं है। आप रिसर्च का बजट देखिए कि हमारा रिसर्च का बजट है वो एग्रीकल्चर की GDP 0.1 है। ब्राजील ने क्यों चंद सालों में तरक्की की? तो उसका बजट 1.75 है। यही वजह है आज हम सीड में बहुत पीछे हैं, रिसर्च में बहुत पीछे हैं। सब जरा सा कंपैरिजन आपने, मेरी लास्ट बात सुन लें, बिल्कुल मेरी आखिरी बात सुन लें। हमारा एक ही मुतालबा है कि हमारा खुदा के लिए पैदावारी लागत कम करें और मार्केट एक मैकेनिज्म बनाए हुकूमत बैठ के, जिससे काश्तकार को नुकसान ना हो। सही, जायज मुनाफा हमें दे, नाजायज हमें नहीं चाहिए। मार्केटिंग मैकेनिज्म दुनिया में फ्यूचर मार्केटिंग है, दुनिया में फ्यूचर मार्केटिंग है। हमारी ये फसल 2024-25 की गंदम जो हमने सेल कर चुके हैं, आज से 8 माह पहले इंडियन काश्तकार को 2025-26 का रेट दे दिया गया है काश्तकार को कि आपको ये रेट मिलेगा। मेरा यही आपसे सवाल था कि जरा रीजन पे आ जाते, जरा बांग्लादेश और इंडिया का, चूंकि आपने बात की कि कम से कम हमें रीजन के मुकाबले में ला के तो खड़ा कर दे कि हम उनसे कम्पीट कर सके, वहाँ वो जो उनको मुनाफा मिल रहा है हम वो हासिल कर सकें। हमें ज़रा बताइएगा कि इंडिया और बांग्लादेश में इस वक्त क्या सूरत हाल नज़र आती है काश्तकारों के लिए? इंडिया में पाकिस्तानी रुपीस में उसको यूरिया मिलती है 1000 रुपए की, मुझे मिलती है 4500 रुपए की। इंडियन काश्तकार को DAP का बैग मिलता है पाकिस्तानी रुपीस में 4000 रुपए का, मुझे मिलता है 13000 रुपए का। इंडियन काश्तकार को डेली 10 घंटे बिजली मुफ्त है, मेरा यूनिट है 50 से 60 रुपए का। वहाँ डीजल, ग्रीन डीजल के नाम से हाफ रेट पे मिलता है। पेस्टिसाइड वहाँ पे सब्सिडाइज है। इसी तरीके से वहाँ पे जदीद रिसर्च भी और मार्केटिंग मैकेनिज्म है। काश्तकार को तकरीबन 30 से 32 फसलों की सपोर्ट प्राइस मिलती है, हुकूमत से नुकसान नहीं होने देती। हमारे यहाँ हर फसल में नुकसान है। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनसे 3 से 4 गुना ज्यादा है।
और हमें रेट उनसे कम मिलता है। अब आप ये देखें कि उनका हमसे 1/4 है हमारी उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। उनको जो रेट मिल रहा है पाकिस्तान रुपीस में गंदम का, वो 3200 रुपये है। उस मुकाबले में हमें कम से कम फिर 4500 रेट मिलना चाहिए जितनी हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उनके मुकाबले में, और हमें रेट मिल रहा है 1900 रुपये, उनको मिल रहा है 3200 रुपये पाकिस्तानी रुपीस में। उनका जो प्रॉफिट है फी मंथ वो एक इंश्योर्ड है, और हमें फी मंथ जो नुकसान है वो यकीनी है। ठीक है खालिद साहब, देखते हैं कि आज पूरे दिन क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं, क्योंकि जो आपने मंजर खींचा है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, जो आपने मंजर नहायत ही भयानक है। एक वक्त में हम ये कहते हैं कि जी ज़राअत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, फिर उसी रीढ़ की हड्डी को मजीद सप्लाई करने के लिए हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें। सो ये कितनी ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है ना कि आप ये कह रहे हैं कि हम काश्तकारी से या हम एग्रीकल्चर से निकल कर अब दूसरे शोबों को परवान चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन नॉट एट द लॉस ऑफ एग्रीकल्चर, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ख़ास तौर पे एक ऐसे वक्त में कि जब दुनिया मॉडर्न ज़राअत के तरीक़ों की तरफ जा रही है, हम क्या कर रहे हैं, हम मज़ीद इसको ख़राब करते जा रहे हैं। एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक उस पर हाजिर होंगे, मज़ीद बजट के हवाले से गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक अगैन। तो जनाब हम बात कर रहे हैं बिग डे, बजट डे, आवाम के लिए क्या रिलीफ है, बड़ी इंडस्ट्री के लिए क्या रिलीफ है, और छोटे जो बिजनेस पीपल हैं लाइक द एंटरप्रेन्योर्स या हमारी जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है उसके लिए क्या रिलीफ दिया जा रहा है, और हमने उससे अभी तक हासिल क्या किया है, अब तक के जो हमारे अहदाफ हैं क्या वो हम मीट कर पाए हैं, और क्या उससे मैं ये उम्मीद लगाऊं कि अब जो नए अहदाफ रखे जाएंगे वहाँ तक हम जा सकेंगे या नहीं। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है ख़वातीन का इन्वॉल्वमेंट इन आर इकॉनमी। आप बांग्लादेश देख लें, भारत देख लें, या इवन जो दीगर फार ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ख़वातीन के इन्वॉल्वमेंट इकॉनमी में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे कहा जाता है कि जी देही जो इकॉनमी है उसमें ख़वातीन का खेतों में काम करना और हैंडी क्राफ्ट वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कितना ज़्यादा फ्रूटफुल है, हम इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप और ख़वातीन का लेबर फोर्स पाकिस्तान में वो कितना बड़ा गैप है, उसको हमने कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट मज़ीद करना है। हमारे साथ मौजूद है कंवल चीमा जो IT एक्सपर्ट भी हैं, और इसके साथ साथ CEO माई इम्पैक्ट मीटर भी हैं। कंवल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बिग डे, बजट डे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बट क्वेश्चन इज़ कि जब हम पाकिस्तान की मईशत की बात करते हैं, आपको क्या लगता है ख़वातीन की जो वर्क फोर्स है उसको कितना हमने अलाउ भी किया है पाकिस्तान की GDP में, पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए? ख़वातीन पाकिस्तान में 51% है, और देखें जब भी आप किसी भी मुल्क की इकॉनमी की बात करते हैं तो ग्रोथ इकॉनमी की अब इस तरह तो नहीं हो सकती। पहले किसी ज़माने में ग्रोथ हुआ करती थी कि आप जाके जंगें करते थे और ज़्यादा लैंड और ज़्यादा लोग एक्वायर कर लेते थे। अब आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लैंड और क्वालिटी ऑफ पीपल को इम्प्रूव करना है, और जब बना क्वालिटी ऑफ पीपल तो मैंने पहले कहा कि 51% जो हमारी पॉपुलेशन है वो ख़वातीन की है, और उनको उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का जो तरीका है वो ये कि एक तो उन्हें एजुकेशन दी जाए, प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, और दूसरा ये कि उन्हें वर्क फोर्स के अंदर इंक्लूड किया जाए, क्योंकि वो हमारे GDP में एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं, और अगर वो नहीं करती, घर पे बैठती हैं, तो दे आर एक्चुअली अ बर्डन ऑन द GDP, बिकॉज उनको खाना तो है, दे हैव वो लाइबिलिटी तो है, मगर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, वो एक्चुअली कंज्यूम कर रही हैं, जिसकी वजह से एक इकॉनमी के ऊपर ये एक बहुत बड़ा धचका हो सकता है। अच्छा, मुझे ये भी समझना है कि क्या हम इसमें ऊपर गए हैं या फिर हम इसमें नीचे आए हैं। मतलब जो हमने टारगेट सेट किया था कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को यानी उनके लिए ईज़ पैदा करनी है ताकि वो हमारी वर्क फोर्स में शामिल हो सके, वो ईज़ पैदा हुई है या वो ईज़ नहीं हुई है, मज़ीद मुश्किलात खड़ी हो गई है? देखिए, पाकिस्तान में कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, और कुछ चीज़ें इतनी अच्छी हैं कि अगर मैं उनको वेस्ट से भी कंपेयर करूँ तो उससे भी बेहतर है। एक उसमें से का जिक्र करती हूँ, वो है मैटरनिटी लॉस। पाकिस्तान के अंदर जो मैटरनिटी लॉ है उसमें 3 महीने की पूरी फुली पेड लीव मिलती है एक माँ को, जो कि बहुत सारे बाहर के अमेरिका में भी फुली पेड लीव नहीं है 3 महीने की। तो ये पाकिस्तान में एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, अब इसको इम्प्लीमेंट कितना किया जाता है, ये एक सवालिया निशान है। बड़ी कंपनी जो अच्छी मल्टीनेशनल्स हैं वो तो इसको इम्प्लीमेंट करती हैं, मगर जो छोटी कंपनीज़ हैं
वहाँ पे उसकी इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन में एक बहुत बड़ा इशू आता है। देखिए, एक औरत जो है वो बहरहाल एक माँ है और उसका बच्चा उसके लिए प्रायोरिटी नंबर 1 है, और साथ ही साथ एम्प्लॉयर्स को तो और एम्प्लॉयज़ मिल सकते हैं, माँ इररिप्लेसेबल होती है। तो हमें बाहर के मुल्कों में, मैं बाहर बहुत ज़्यादा रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया और मुल्कों में, तो मैंने ये देखा है कि वहाँ पे उन्होंने ख़वातीन को वर्क फोर्स के अंदर इंक्लूड करने के लिए जो चाइल्ड केयर सिस्टम है वो बहुत सुपीरियर बनाया हुआ है। चाइल्ड केयर सेंटर्स जो है वो हर बिल्डिंग में होते हैं, जहाँ पे ख़वातीन जाती हैं वर्क प्लेस पे, उनकी बिल्डिंग के अंदर उनका चाइल्ड केयर सेंटर ज़रूर मौजूद होता है या बहुत करीब होता है, जिसकी वजह से जो ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन है वो अपने ब्रेक में जाके अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी कर सकती हैं, और उनका बहुत एक सुपीरियर उन्होंने निज़ाम, तो एक तो ये करने की ज़रूरत है। हमारे पास मैटरनिटी लॉज अच्छे हैं, हमें चाइल्ड केयर गवर्नमेंट लेवल पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसके अंदर सब्सिडीज़ देने की ज़रूरत है, चाइल्ड केयर को इंसेंटिवाइज़ करने की ज़रूरत है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है अमंग द जनरल पॉपुलेशन। ये जो टैबू लगता है ख़वातीन का घर से निकलना, ख़वातीन का काम करना, इस पे एजुकेशन और अवेयरनेस की ज़रूरत है। और चौथी चीज़ ये कि ऐसी जॉब्स देखें, अब जैसे आईटी की जॉब है या आईटी में आपके पास एबिलिटी है कि आप रिमोटली काम कर सकते हैं, आप घर से काम कर सकते हैं। अगर आपको वाकई कोई इस तरह के डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप बाहर नहीं जा सक रही, तो ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप घर बैठ के भी कमा सकती हैं। कमल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया जिससे मैं अपना अगला सवाल डिराइव कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंटर्स हैं। 47 मिलियन विमेन दे आर आउट ऑफ द लेबर फोर्स इन पाकिस्तान। इसके साथ हर 1000 रुपये जो आदमी कमाता है उसके मुकाबले में औरत 818 रुपये कमाती है, जो कि ऑब्वियसली एक पैरिटी है। नाउ जिसकी आपने बात की, और वो ये कि ख़वातीन, जो हमारा एक कल्चर है कि जी घर से बाहर नहीं जाना, उस पर भी कभी बात करेंगे, बट अगर आप घर में बैठे बीइंग फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। नाउ देयर इज़ अनदर स्टैगरिंग फैक्ट अबाउट दैट, और ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है विच आई एम कोटिंग, कि 8 men in 10 ओन अ सेल फोन। 10 में से 8 आदमियों के पास सेल फोन है, 10 में से 4 ख़वातीन के पास सिर्फ सेल फोन है। और उसको अगर लिंक कर दें कि 55 मिलियन वुमेन दे आर अनबैंक्ड, उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि बैंकिंग और ये सारी चीज़ें। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि आप घर बैठ के और फ्रीलांसिंग शुरू कर दें, आपको इसमें भी गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, विच अगेन आपने ये बात तो की कि जी ख़वातीन के लिए वर्क प्लेसेस पर उनका चाइल्ड केयर सेंटर, ख़वातीन वर्क फोर्स में एंटर होंगी तो वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी, विच लीव्स मी टू द लास्ट पॉइंट, 1 वुमेन एवरी इन 3 वुमेन, हर 3 में से 1 खातून पब्लिक प्लेस पे अनसेफ फील करती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और ये फैक्टर्स ख़वातीन को ठीक नहीं करने ना, ये सेक्टर्स तो उनको ठीक करने जो बजट अभी बनाएंगे, जो हुकूमत करेंगे। देखिए, आपने जो पॉइंट्स रेस किए बहुत अमेजिंग पॉइंट्स हैं। मैं आपको एक और इसमें स्टार्ट देती जाऊं कि पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया की यूजेज है वो मर्द हजरात में ख़वातीन के मुनिस्बत काफ़ी ज़्यादा है, और ये दुनिया से काफ़ी डिफरेंट स्टार्ट है। दुनिया में फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम ख़वातीन ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, पाकिस्तान में मर्द इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और वो उसकी वजह यही है कि ख़वातीन के पास इंटरनेट और कनेक्टिविटी का एक्सेस ही नहीं है, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं, जो कि मर्द हजरात की, जैसे आपने कहा कि 8 मर्दों वर्सेस 4 in 10 वुमेन के पास है। तो इसमें जो बजट में जो चीज़ की जा सकती है, देखिए हुकूमत यही कर सकती है कि हुकूमत एजुकेशन, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, इंसेंटिवाइजेशन टू गेट वुमेन इनटू द वर्क फोर्स, इंसेंटिवाइजेशन, सेमिनार्स, इस तरह की चीज़ें जो है वो अवेयरनेस और इंसेंटिव्स, दो ही चीज़ें हैं, एजुकेशन और इंसेंटिव्स, जिसकी वजह से जो है वो ये एक्सेलरेट हो सकता है। और जैसे कि हमने पहले बात की कि इसको एक्सेलरेट होना और ज़्यादा ख़वातीन को वर्क फोर्स के अंदर आना इकॉनमी की ज़रूरत है। ये इट्स नॉट अ गुड टू हैव, इट्स अ मस्ट हैव, क्योंकि ख़वातीन हमारे मुल्क में बहरहाल 51% पॉपुलेशन है उनकी। अच्छा तो जी जी अच्छा कमल, ये तो हमने बात की कि आपको कितनों को जो है वो इस स्ट्रक्चर में लेकर आना है कि वो आपकी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। ज़रा चलते हैं देहात और देही इलाकों की तरफ। वहाँ पर जिस तरह से फैसल ये बात कर रहे थे कि अगर मर्द 1000 कमाता है तो वो 800 कमाती है। अब मामला कुछ इस तरह से है कि आप उसको इनलिस्ट कैसे करेंगे। जो ख़वातीन घरों से बाहर निकलती हैं, अपने बच्चे साथ खेतों में लेके जाती है, कमाती है, वही काम जो मर्द कर रहा है उसको 1000 रुपया मिलता है, औरत को 800 मिलता है। आई मीन इसको कौन इंश्योर करेगा
क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी खवातीन हैं, मतलब वहाँ पर कोई लिस्टिंग नहीं है उस सारी चीज़ की, कोई उसकी कैलकुलेशन नहीं है, वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, हम अभी तक वहाँ नहीं आए हैं। ये जो आप प्रॉब्लम पॉइंट आउट कर रही हैं, ये पूरी दुनिया में, पाकिस्तान का यूनिक प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया में अगर आप हॉलीवुड में भी चले जाएं तो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हॉलीवुड में एक कैंपेन चल रही थी कि जो मेल एक्टर्स हैं उनको फीमेल एक्टर से ज़्यादा पे मिलती है, ज़्यादा उनको। ये बॉलीवुड में भी, किसी भी इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट में आप देख लें, आईटी में देख लें, आप किसी भी जगह अक्रॉस द बोर्ड देख लें, ख़वातीन जो है उनकी नॉर्म पे पैरिटी नहीं है, मर्दों के साथ उनकी पे पैरिटी नहीं है। और इसकी एक बहुत सारी वजूहात हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि ख़वातीन खुद ही, मैं हायर करती हूँ मर्दों को भी और ख़वातीन को भी हायर करती हूँ। मर्दों को जब मैं हायर कर रही होती हूँ तो वो अपनी जो अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं और जो उन्होंने किया है उसको एग्जैजरेट करके बताते हैं, ज़्यादा बताते हैं, हमने ये भी किया, ये भी किया, और वो बहुत फियर्सली निगोशिएट करते हैं अपना जो पे पैकेजेस को बहुत फियर्सली निगोशिएट करते हैं। ठीक है, औरतों ने जो किया होता है उसको भी वो थोड़ा मेलो हो जाती है, उसको भी थोड़ा ये आई थिंक दिस कम्स, ये फिर हमारे कवल मसला ये कि हमारे यू नो जो हमारा डिलेमा है सोसाइटी का कि किस तरह से आप बच्चियों को रेज करते हैं और उनका कॉन्फिडेंस अपने स्किल के ऊपर कितना है, वहाँ पर आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया कवल चीमा हमारे साथ एंटरप्रेन्योर हैं और हमें एडवाइस दे रही थी कि हमें बजट में ख़वातीन की इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए। चलिए ब्रेक ले रहे, बजट की डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा, स्टे विद अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।